वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी दोनों में 19-21 का नहीं, पूरे 15 कर 65 का अंतर है। नितिन स्वामी जी, ये जो आपकी मांग है वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की, इसके पीछे सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं और क्यों हैं? 2014 में तेलंगाना नहीं बना है। आप जब पश्चिमांचल की मांग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मांग ना लगकर आपकी मांग ज्यादा लगती है। किसने कहा? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 चौधरी चरण सिंह। इन दोनों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग करी। जब प्रधानमंत्री ये बने तब इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करा, क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन विरोध में तो वे भी नहीं थे। मतलब आप किस बिहाफ पे इसको अलग करना चाहते हो? क्या वो कोई जाति के आधार पर है या भाषा के आधार पर है? कहीं आप जाट तो नहीं है जात से? ऐसा है, आप सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं वो रहते हैं हिंडन नदी की वजह से। आपने पीपी किट पहनी हुई थी, मास्क लगाया हुआ था और हमारे सहारनपुर के आगे से ही आपने एक बोतल में पानी भरा था और उसको लेके आपने पूरी एक पैदल यात्रा निकाली थी। चारों तरफ कैंसर फैल रहा, जहाँ जहाँ को नदी है। क्या अयोध्या से आके लोगों ने आपकी नदियां बेकार कर दी? क्या वो बनारस से आए? वो तो आप ही के लोग थे। आप ही लोगों का शौच उन नदियों में जा रहा है, उनका तो नहीं जा रहा है। नहीं, पर हमें एक बात जिस तरीके से आप सवाल बड़ा स्वाभाविक है मेरा। मैं एक बात, इस चीज की क्या गारंटी है कि आप जिस संगठन को बना रहे हो एक टाइम पर ये संगठन आप ही के हाथ से निकल जाएगा और ये संगठन भी इसी तरह उग्र संगठन बन के उभरेगा? अच्छी एक बात सुनो स्वामी जी, आपको डर नहीं लगता? आपके जैसी ही डिमांड लद्दाख में सोनम वांगचुक ने भी करी। उन पर एनएसए लगाकर 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अगर मेरा परिवार भी आज मैं जनू कहने लगे ना, एक तो ये संगठन छोड़ दे ना घर छोड़ दे, तो एक बार को घर तो छोड़ सके। ये मैं बिल्कुल सीरियसली आपको बात बता रहा। नमस्ते, मैं गौरांग शर्मा। थर्ड आई इनिशिएटिव की पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। 2011 में बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 न्यू स्टेट्स में बांटने के लिए एक रेजोल्यूशन उत्तर प्रदेश असेंबली में पास किया था, जो कि केंद्र सरकार से मंजूरी ना मिलने के कारण वो फाइल कभी आगे नहीं बढ़ पाई और ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आज फिर से वेस्टर्न यूपी में ये आग सुलग रही है और इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं मेरे खास गेस्ट नितिन स्वामी जी। नितिन स्वामी जी एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और ग्राउंड लेवल पर नितिन स्वामी जी का संगठन पश्चिमांचल विकास परिषद, उसको भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो नितिन स्वामी जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन स्वामी जी, मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट्स को आप अपनी भाषा में एक अपना इंट्रोडक्शन दें और दूसरा एक मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा इसके साथ साथ ही। आज एक तरफ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वेस्ट यूपी को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये जो आपकी मांग है वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की, इसके पीछे क्या कुछ सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं और अगर हैं तो वो क्या हैं और क्यों हैं? देखो, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, नाम है नितिन स्वामी और अध्यक्ष पश्चिमांचल विकास परिषद। बाकी हम लोग पश्चिमांचल एक राज्य बने और हमारी टैगलाइन है, पहला प्रयास पश्चिमांचल का विकास, अंतिम विकल्प अलग राज्य। ये हमारी टैगलाइन है। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को एक करके और जो है श्रेष्ठ भारत बना करके गए और आप जो है तोड़ने का काम कर रहे छोटे छोटे स्टेट्स में। देखो, उस समय की परिस्थिति क्या थी और आज की परिस्थिति क्या है, और हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग कोई देश के खिलाफ नहीं जा रहे, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मांग कर रहे, जो कि आज से नहीं, जो संविधान निर्माता रहे उन्होंने भी करी और भारत के 2-3 प्रधानमंत्रियों ने भी इसकी मांग करी। सबसे पहले तो हमें यही देखना जरूरी है कि संवैधानिक मांग है भी या नहीं भी है, या हम कोई देश विरोधी मांग कर रहे। तो जब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 को देखते हैं, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है केंद्र सरकार को आप किसी भी राज्य को नया बना सकते हैं, तोड़ करके 2 नए राज्य बना सकते हैं और उसकी सीमा बदल सके। तो यहाँ पे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मांग रही है। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात क्या है कि आज से पहले क्या 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। 2014 में तेलंगाना नहीं बनाया, 2000 में उत्तराखंड नहीं बनाया, 65-66 में हरियाणा पंजाब नहीं बना। तो ये तो सरकारों ने ही बनाए ने। तो इसमें संवैधानिक, यह संवैधानिक की तो बात ही नहीं है, तो देश हित का मुद्दा है।
फिर पर नितिन स्वामी जी, यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा। यहाँ पर आप पर एक आरोप ये लगता है कि जैसे आप बोलते हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया, या फिर बिहार से भी एक बार को तोड़कर एक अलग कुछ अलग राज्य बनाए गए, जम्मू कश्मीर में भी ये लोगों की मांग रही है। पर आप जब पश्चिमांचल की मांग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मांग ना लगकर आपकी मांग ज्यादा लगती है, किसने कहा? क्योंकि हमने और कोई ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं इसकी। 1952 में भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 7 जुलाई 1952 में ऑन रिकॉर्ड संसद भवन में कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद 1953 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग से जो है सिफारिश की कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। 1955 में थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किताब लिखी, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए और उसे 3 राज्यों में विभाजित करें, जिसकी एक की राजधानी कानपुर, एक की इलाहाबाद और एक की मेरठ हो। उसके बाद आप तेरे अजीत सिंह, निर्भय पाल शर्मा, स्वामी ओमवेश, इम्तियाज खान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता आए और 2011 में आपने पहले बताया ध्वनि मत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश विभाजन 4 हिस्सों में करके बसपा सरकार ने, बहन कुमारी मायावती ने यूपीए गवर्नमेंट को भेज दिया था। बिल्कुल। यूपीए गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, बल्कि यूपीए गवर्नमेंट ने तो कई बार लालच भी दिया हमारे क्षेत्रीय नेताओं को कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे में कर लो, हम अलग राज्य दे देंगे और वहां का मुख्यमंत्री आपको बना देंगे। लेकिन वो स्वीकार नहीं करा। उस समय की परिस्थिति क्या थी हम भी नहीं जानते। तो ये तो ऑफर आए है ना, ये तो जानबूझ करके उन्होंने बात नहीं मानी, वो एक अलग विषय है। उसके बाद भी 2020 में 14 में जब तेलंगाना बनेगा तो चौधरी अजीत सिंह ने और जयंत ने इस बात को उठाया। 2020 में बसपा एक सांसद मलूक नागर बिजनौर थे, प्राइवेट बिल लेकर के आए थे। 2020 में विपक्ष के सांसद थे तो प्राइवेट बिल लेकर के आए थे। उसके बाद चंद्रशेखर रावण ने भी इस बात को उठाया, संजीव बालियान ने इस बात को उठाया, और आप कह रहे हो कि मैं अकेले इस बात को उठा रहा हूं। तो स्वामी जी, एक बात आप ही की बात से निकल कर आती है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कहीं ना कहीं मांग कम और जनता को दिखाई गई लॉलीपॉप ज्यादा लगती है। ये तो है, ये है, उसके कारण भी है। उसके कारण ये है, आपने 2 प्रधानमंत्री जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग खुद अपने मुंह से करी है। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 चौधरी चरण सिंह। इन दोनों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग करी या सिफारिश करी या एक प्रस्ताव जनता के सामने रखा। लेकिन उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी तो रहे। जब प्रधानमंत्री ये बने तब इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? देखो, जो चौधरी चरण सिंह जी की अगर हम बात करें, उनका तो वास्तव में जो है मन था कि अलग राज्य बने, लेकिन उनका बहुत कम कार्यकाल रहा गद्दी पे। अगर वे होते, पूरा कार्यकाल उनका होता, तो आज आप एक अलग राज्य में बैठते जिसका नाम पश्चिमांचल होता है, हरित प्रदेश जो भी होता। पंडित नेहरू जी ने क्यों नहीं करा, क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन समर्थन में तो वे भी थे इस मुद्दे के, विरोध में तो वे भी नहीं थे। या नहीं मानते आप इस चीज को? नहीं, बिल्कुल थे। तो इसको अलग करने के कारण क्या है? मतलब आप किस बिहाफ पे इसको अलग करना चाहते हो? क्या वो कोई जाति के आधार पर है या भाषा के आधार पर है या और कोई इसके अलग रीजंस हैं? वो मैं जानना चाहूंगा। इसके रीजंस है कि यूएनओ में 193 देश हैं और 193 देश जो रजिस्टर्ड हैं, जो कि इस पूरे विश्व में मात्र 4 देश जनसंख्या के मामले में बड़े हैं, उत्तर प्रदेश थे। 189 देश छोटे हैं। सॉरी नितिन स्वामी जी, मैं टोकना चाहूंगा, मैं 89 नहीं समझता हूँ। 189। ओ 89। हाँ, 189। हाँ। ठीक है। दूसरी बात, क्षेत्रफल के मामले में 88 देश छोटे हैं, उत्तर प्रदेश थे। वे एक देश हैं, उनके पास कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं, वो सब चीजें होंगी, प्रधानमंत्री भेज दो, अन्य अन्य जो भी उनका यहाँ पे होगा। और हमारे यहाँ पे मात्र 25 करोड़ की आबादी पे एक मुख्यमंत्री। और जब आप ये सोचो, हम पहली बात तो कल्पना नहीं कर सकते कि 25 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री संभाल रहा है और वो जनता की परेशानियों को सदन में रख सके, उसका सोल्यूशन कर सके। एक 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। जनसंख्या का एक आधार है अलग राज्य बनने का। कैसा कि जो गोवा है, गोवा की आबादी और वोट है 14.5 लाख। सिक्किम की वोट और आबादी है 6.5 लाख। 6.5 लाख पे एक मुख्यमंत्री आपने दे दिया।
गोवा को आपने 14.5 लाख पे एक मुख्यमंत्री दे दिया। मैं जिस लोकसभा सीट से आता हूं उसकी केवल वोट 17.5 लाख है। तो वहां पे तो आप छोटे छोटी आबादी पे एक मुख्यमंत्री दे रहे हो, फिर उनके विधायक भी हैं, और आप कहते हो कि हम जब कहें कि आप गोवा को क्यों नहीं करते या सिक्किम का, इतना ही छोटे छोटे राज्य उनमें और राज्य जिलों को जोड़ करके बड़ा राज्य बनाओ, तो वे कोई कारण बतावे पुर्तगालियों का कोई कुछ। अरे भाई, जब आप सोवरन हो, आप दावा करते हो कि हम संप्रभु हैं, हम स्वयं के निर्णय स्वयं लेते हैं, तो जो रहा अतीत में की बता रहा, न तो मुगलों के अधीन भी रहे, अंग्रेजों के अधीन भी रहे, तो वो उस समय का कारण रहा। आज तो गोवा में भी कुछ जिले मिलाकर के उसे बड़ा करो और उत्तर प्रदेश का विभाजन करो, क्योंकि जनसंख्या इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी दोनों में 19-21 का नहीं, पूरे 15 कर 65 का अंतर है। इतना बड़ा उनका जो है, मैं बताऊं कि डिफरेंस है। हम शब्दों का भी डिफरेंस समझ सके। जैसे पूर्वांचल में क्या कहते हैं कि मैंने भात खाया, हम कहते हैं हमने भात भरा। शब्दों का भी है ना थोड़ा सा। वे तो भात चावलों को कह रहे, उन्होंने वो खाया, लेकिन हम भात कहते हैं जी। हमारी बुआ के या बहन के उनके बच्चों की शादी होती है, तब हम जो हमारे पे बनते हैं हम वो भर के आते हैं शगुन में। बिल्कुल ठीक है। तो खान पान, रहन सहन, बोली भाषा सब कुछ अलग है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर कभी भी स्टेटहुड की भावना आई ही नहीं, क्योंकि पूर्वांचल के आदमी ने कभी यही नहीं जाना कि एक क्षेत्रीय ऐसा भी है 6 करोड़ की आबादी का, कि वो लगता तो हरियाणा जैसा है लेकिन वो उत्तर प्रदेश का ही है, आपका ही भाई है। तो इतने बड़े प्रदेश में स्टेटहुड की भावना का आना तो वो संभव ही नहीं है। हम कहने लगे हमें गर्व ही नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट बताऊं कि हम उत्तर प्रदेश के, हमें कोई गर्व नहीं, क्योंकि हमें वो प्रोत्साहन भी नहीं मिला। उन लोगों को गर्व है उत्तर प्रदेश का होने का, अवधि होने का, फुलाना होने का, क्योंकि सरकारों ने उनके लिए हमेशा करा। तो पहला क्या, जनसंख्या। दूसरा इसमें फैक्टर आ गया कि हमारे और उनके कल्चर में बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना जी। फिर तीसरा, एक जो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन किया है। वो कैसे? इकोनॉमिक बेस्ड टैक्स हमारे से ज्यादा वसूला 60% और सारा लगा दिया उधर, हमें वापस दिया 16%। आपने हमें प्राइवेटाइजेशन का मॉडल तैयार करा, उन्हें आपने जो है पब्लिक सेक्टर में उतारा, वहां पे आपने गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा। ये किसका सबसे बड़ा जो है जो हम लोगों को विद्रोह पैदा हुआ हमारे अंदर कि भाई हम अपना प्रदेश लेंगे तो हमारा आदमी कोई मुख्यमंत्री बनेगा। वो बनारस में तो करण नहीं जा काम, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट है। ऐसा नहीं है कि अलग राज्य बनेगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या नेता बहुत बढ़िया आ जाएंगे, नेता वही रहने वाले। लेकिन वो बनारस में तो नहीं विकास करे, फिर वो विकास करेगा तो यहाँ करेगा, चाहे कितना भी खा लियो। इसमें ही दूसरी बात अगर मैं बात करूं, नदियों के लिए हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट से ये फलाना ढिकड़ा सब कुछ कर रहे, हम पर्यटन स्थल बना रहे, धार्मिक स्थल बना रहे, फिर हम अपनी हस्तिनापुर को डेवलप करेंगे, हम लोग अपने जो है मथुरा को डेवलप करेंगे। हालांकि मथुरा पे काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरा महादेव को डेवलप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसा हस्तिनापुर में जैन, बौद्ध और सिख और हिंदू चारों का ही मेल है वहां पे, क्योंकि 15वें 16वें 17वें तीर्थंकर जो जैनों के हुए वे भी हस्तिनापुर में हुए, तो उसे डेवलप करा जा सके। भाई बरनावा को जो लाक्षागृह है हस्तिनापुर से जोड़ करके, हस्तिनापुर को कुरुक्षेत्र से जोड़ करके कॉरिडोर का निर्माण हो सके, फिर होगा तो हमारे ही। नितिन स्वामी जी या स्वामी जी कहूं, आप सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं वो रहते हैं हिंडन नदी की वजह से। अभी हाल ही में आपने हिंडन यात्रा भी निकाली थी, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। आपने पीपी किट पहनी हुई थी, मास्क लगाया हुआ था, और हमारे सहारनपुर के आगे से ही आपने एक बॉटल में पानी भरा था और उसको लेके आपने पूरी एक पैदल यात्रा निकाली थी। आपके साथ शायद 3-4 साथी भी थे। तो वो क्या था और उस पर आपको कैसा लोगों से रिएक्शन मिला और उसका क्या निष्कर्ष निकला, और वो जो पूरा आप क्या वो सांकेतिक था जो आपने पूरी ड्रेस वगैरह ये पहनी हुई थी, तो वो प्लीज समझाइए हमारे दर्शक। देखो वो वायरल रही काफी, और नेशनल मीडिया ने, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, यो ANI हो, सभी ने उसे कवर करा, नेशनल मीडिया ने। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ। जून में हमने ऑपरेशन हिंडन करके एक प्रोग्राम चलाया था,
जिसके तहत हम लोग कई सारे साथी हिंडन के किनारे किनारे गांव में गए थे और वहां पे जाकर के हम कुछ पीड़ितों से मिले थे और वहां की नदी का हाल जाना था। तो हमें लगा भाई बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ कैंसर फैल रहा, जहां जहां को नदी है, काला पीलिया, चर्म रोग, डायरिया, फलाना के पता कितनी बीमारियां वहां फैल रही। ग्राउंड वाटर बिल्कुल खराब हो गया, पानी पीने लायक नहीं रहा। टंकियां जो सरकार ने कहा एनजीटी के आदेश के अनुसार वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो क्या होगा। और टंकी टेम्परेरी समाधान है, ना कि परमानेंट समाधान है। हम लोगों ने फिर जो है लगातार मैंने 30 आरटीआई भी फाइल करी, कोई जवाब आरटीआई का नहीं मिला। ऐसा कुछ खास नहीं था, घुमावदार था, आपने पीओ को नहीं करा, आपने उसे नहीं करा, वो नहीं करा, तो घुमावदार एक जवाब था। तो हम लोगों ने शिवालिक की पहाड़ियों से मां शाकुंभरी थे भी 10 किलोमीटर पास थे, हिंडन का जहां तक उद्गम है वहां तक पानी भरा और पानी पिया। वो बहुत मीठा पानी था, बिल्कुल ठंडा पानी, निर्मल पानी वो था। हम जैसे ही उसे लेकर के चले 15 किलोमीटर बाद ही नदी खराब है। वो खराब होना 15 किलोमीटर पे ही चालू हो जाती है। हम पूरे रास्ते सहारनपुर आते ही हाईवे जहाँ पे हाईवे जैसे ही इंडस्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रीज और मोहल्ले आने शुरू होते हैं, उन सबका वेस्ट उसमें मिलता है अनट्रीटेड, तो गंदी होनी सहारनपुर से ही शुरू हो जाती है। और मैं जितना थोड़ा स्टडी मैंने भी करा है, क्योंकि तो आपके पास पॉडकास्ट लेने आना था, तो उसमें फिर आगे जाके और भी नदियां मिलती हैं, उस पे भी थोड़ा लोगों को जागरूक करिएगा। हम हाईवे हाईवे गए, तो हाईवे हाईवे गए, इतना बड़ा समर्थन इस क्षेत्र का अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमें मिला, क्योंकि वास्तव में लोग पीड़ित थे। और वो समर्थन तो हाईवे पे मिला जहां नदी का कोई काम ही नहीं है। और अगर नदी के नदी चलते तो शायद 1 महीना लग जाते इस यात्रा को करने में, इतनी बड़ी ये यात्रा होती। तो हम लोग दिल्ली संसद भवन तक गए, बजट सेशन चला हुआ था, शाम को हम वहां पहुंचे, हमें जान नहीं दिया। फिर जंतर मंतर पे हमने विरोध प्रदर्शन करा, उन्होंने हमें जो भी गिरफ्तारी वगैरह करी। हम लोग ये कह के आए कि कह के नहीं आए, हमने ये कहा कि हम बिना किसी बड़े अधिकारी के, मंत्री के बिना मिले हम दिल्ली तक नहीं जाएंगे। हम मिले, हमने अपनी बात रखी, आज उसका परिणाम ही हमें देखने को मिला कि आपके क्षेत्रीय विधायक, चाहे वे कहो ना कि भाई हमें इसकी वजह से हमने उठाया, लेकिन हम इतना मानते हैं कि उनकी भी एक पीआर टीम हो, एक सोशल मीडिया टीम हो, जो कि इस चीज की जानकारी रखे कि कौन सा मुद्दा युवाओं को लुभा रहा है। तो विधायक जी आप भी इस मुद्दे को उठाते, कोई भी कारण रहा हो, हमें क्रेडिट भी नहीं लेना, लेकिन परिणाम ये रहा कि विधानसभा में और लोकसभा में ये मुद्दा चर्चा में बढ़ा। दूसरा, कृष्णी नदी का चयन हुआ, काली नदी पे एनजीटी में अभी सुनवाई है, और हिंडन नदी के पुनरुद्धार पे काम चल रहा। हम नहीं कहते कि हमारी वजह से, हम तो ये कहे कि 1% भी अगर हमारी वजह से हुआ तो हम उसमें सफल रहे। दूसरा, फिर इसमें खाली हिंडन, अकेली हिंडन नहीं बनती, इसमें नागदेव, ढमोला, पाँव धोई, कृष्णा, काली, काली ईस्ट वेस्ट दोनों डले हैं इसमें। फिर अनेकों नाले हैं, दमोई नदी है, सहस्त्रा नदी है, बहुत सारी नदियां, कालूवाला, ये सब मिलकर के एक नदी हिंडन बेसिन तैयार करें। ठीक है, ये हिंडन बेसिन तो हमारे नोएडा में के आसपास, ये नोएडा में जो है जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक। अब मैं प्रशासन को एक बात कहूं, जब कृष्णी नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम की बात चली तो हमने कहा अगर आप कल्पना ये कर रहे हो कि कृष्णी नदी पे काम करके हम कृष्णी नदी को सुधार देंगे, तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको दमोई नदी को सुधारना पड़ेगा, जो कि शामली में है, पहले उसे साफ करो, उसके बाद आप कल्पना कर सकते हो कृष्णी नदी को सुधारने की। और हिंडन को तब सुधारने की आप कल्पना कर सकते हो जब आप जो है कृष्णी को साफ कर दोगे, और यमुना को आप तब साफ कर सकते हो जब आप हिंडन नदी को साफ कर दो। तो इससे तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है, पिछले 7 साल या 6 साल कहूँ, पिछले 6-7 साल से दिल्ली में एक ढकोसला चल रहा है, मैं उसको ढकोसला ही कहूँगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यमुना के लिए यमुना साफ करने के लिए दिल्ली में बहुत फंड भी उन्हें मिला, यमुना साफ नहीं हुई। आज भी आप कालिंदी कुंज के पुल से जाओ तो उसमें सफेद झाग दिखाई देता है। उसके बाद अब वर्तमान में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, आज उसी चीज को वो कर रही हैं, वो भी यमुना साफ करने के लिए मैं उसे भी ढकोसला ही कहूंगा, क्योंकि अगर आपकी बात मानी जाए तो जो आप अनट्रीटेड वाटर भेज रहे हो यमुना में, तो जब तक वो सही नहीं होता है ये तो ढकोसला ही कहा जाएगा जो दिल्ली में हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत? बात सुनो, हमारे पास समाधान है या साफ कुकर हो सके,
हम बिल्कुल ये नहीं कि मैं समस्याओं का ही पार्ट हूँ, मैं समाधान का पार्ट हूँ। और मैं चाहता नहीं कि हल्ला-गुल्ला करके बस वे बातें वहीं तक सीमित हो, समाधान हो, नहीं तो लोग हमें भी उन कैटेगरी में ही गिनेंगे। तो हमने जब नमामि गंगे के अधिकारी को ये ज्ञापन दिया, हमने उसमें प्रस्ताव दिया आपको क्या-क्या करना है। भई हमारे भी कुछ सुझाव ले लो, कि मतलब पागल आदमी भी कुछ सुझाव दे दे बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने कहा कि हिंडन नदी एक सीजनल नदी है और जितनी उसमें नदियां हैं वे सब सीजनल है, जब बारिश आएंगे वे तभी जो है चलेंगी। आप एक काम करो, ये तो गंगा में थे यमुना में थे, एक नहर लिंक कर दो ताकि इसमें 100 एक्यूआई की 100 क्यूसेक के आसपास जो है इसमें पानी डलता रहे और इसका फ्लो निरंतर चलता रहे। ऑक्सीजन लेवल जो आज 0% है वो बढ़े और जो उसमें जलीय जीव है वे भी जीवित रहे। और जलीय जीवों का जीना बेहद आवश्यक है हमारे लिए। तो जब उसमें परमानेंट आप एक गंगा यमुना कहीं से भी एक कैनाल बना करके उसमें पानी छोड़ दोगे तो जो थोड़ा बहुत प्रदूषण बढ़ेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो ये इंडस्ट्रियों में जो एसटीपी ईटीपी की स्थापना इन्होंने नहीं की, उसकी स्थापना इन्हें करनी पड़ेगी और नॉर्म्स कंडीशन के हिसाब से उन्हें चलाना पड़ेगा। दूसरा, नगर पालिका नगर निगम में तो जो भी अनट्रीटेड वेस्ट इसमें आ रहा है उसमें आपको एसटीपी टीपी की स्थापना करके छोड़ना है उसे। आपको अगर यूज करना है कोई केमिकल तो आप क्लोरीन का यूज कर रहे हो, आपको क्लोरीन का यूज नहीं करना उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंसर कारक तत्व है। ये हो गया। फिर अगला समाधान है, जब हम लोग इसमें एक फ्लो में पानी डालते रहेंगे, कुछ तालाबों का हमें निर्माण करना पड़ेगा तटीय गांव में, ताकि जो चोए का पानी है वो ऊपर रहे और न जो ग्राउंड वाटर खराब हुआ उस फ्लो के कारण उसमें लगभग 5-7 साल लग जाएंगे नीचे का पानी सुधरने में, तो वो होगा। ऐसे जो है ये नदी साफ हो सकती है, नहीं तो कोई इसका समाधान नहीं है। फिर उसके बाद हम सोचे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला, क्योंकि मानने को तो कोई तैयार नहीं। भले ही कृष्ण नदी का आपने चयन कर लिया हो, उसे हम सफलता मान रहे हो, लेकिन सफलता तब है जब इसमें एक निर्मल पानी हो जाएगा। हमारे बड़ों ने इसमें तो पानी पिया, ऐसा क्या हुआ कि 20-30 साल में ये गंदे नाले में तब्दील हो गया। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट का विकास हिंडन नदी के आसपास हुआ, और सारी नदियां तो है स्त्रीलिंग। सारी नदियों को ये बताया जाता है चौमासे में जब बारिश पड़ती है तो किसी नदी का पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है। लेकिन हिंडन को पुरुष का दर्जा मिला हुआ है, इसका पानी हम बरसात में भी पी सके थे। ये ऐसी नदी है, और इसे हम पंचतीर्थी भी कहें, क्योंकि 5 हिंदुओं के बड़े बड़े तीर्थ इस पे आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बरनावा में लाक्षागृह, पूरा महादेव, और पूरा महादेव का तो ऐसी थी कि जब कावड़ लेकर के, और मैं आपको एक और बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस उत्तर भारत को एक त्योहार दिया है जो है कावड़ का। परशुरामेश्वर जो मंदिर है पूरा महादेव में, वो वहीं से ही तो स्टार्टिंग हुई थी कावड़ की, उसी के पास से जो है हिंडन नदी गई हुई है। तो पहले क्या था, लोग कावड़ लाग रहे थे, नहा रहे थे, पहले उस नदी में नहाया करे थे और फिर जो है वही जल वे शिवलिंग पे चढ़ाया करे थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज वही लोग हरिद्वार जा रहे हैं। आज वही लोग, पूरा महादेव की कमेटी खुद बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिख रही है हिंडन नदी प्रदूषित हो चुकी, ये किसी योग्य पानी नहीं रहा, इसके पास भी मत जाइए। कैसी दुर्दशा आपने बना दी इसकी। और वो हालात बनेंगे इस क्षेत्र के, जो आज भटिंडा क्षेत्र के हैं, वहां जल प्रदूषित हो गया, आज वहां कैंसर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई, वही हालत यहाँ हो। और मेरा तो ये मानना है भाई सच्चाई में। तो स्वामी जी एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, ये जो हिंडन नदी की स्थिति अभी है, आज वर्तमान में ये कितना बड़ा खतरा है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए? भटिंडे वाली हालत बन जाएगी। नहीं, मैं एनजीटी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें रिपोर्ट वो पुरानी, हालांकि 2019 की आई थिंक, लेकिन उसमें बताया गया कई ऐसे गांव हैं जो पूरे गांव, एक एक परिवार में 5-5, 10-10 लोगों को कैंसर है। मैं बताता हूँ आपको, हमने एक गांव का सर्वे करा था, उस गांव में 5 साल के अंदर 7 लोग कैंसर से मरे। क्या आप इसे नेचुरल डेथ कहोगे कि राम जी ने ठा लिया? नहीं, यूएस स्लो जीनोसाइड। उसी गांव में 2 भाई सगे 5 साल के अंदर मर जाते हैं, इसे आप नेचुरल डेथ कहोगे? ये भी स्लो जीनोसाइड है। क्या आप उसे नेचुरल डेथ कहोगे कि जो एक गांव में
70 लोग 10 साल के अंदर मर चुके। इसको तो मैं डेथ बाय सिस्टम कहूंगा। वही है ना सर, सारा सिस्टम वही है ना। बिल्कुल। उस गांव में एक गांव है गांगड़ोली, काफी ट्रेंडिंग में रहे नदियों की वजह से, जो कृष्णी नदी पे है, सहायक नदी पे रिश्ते आने बंद हो गए, ऐसी हालात वहां की। तो हम सोच नहीं रहे उस विषय पे, हमारे मुद्दे ही नहीं है नदी नाले कुछ भी। और ध्यान रखियो, मैं एक बात कहूं, शिक्षा ते भी और न्याय ते भी महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। बिल्कुल। मैं आपको पहले भी एक बात बता रहा था, अगर मैंने आईआईटी करी, मैं आईआईटीएन हूँ, और मेरा कैंसर हो जाओ तो कोई फायदा नहीं उस आईआईटी करने का। लेकिन अगर मैं स्वस्थ हूं और मैंने कुछ नहीं करा, मैं अनपढ़ हूं, मैं अपने परिवार का जीवन यापन खुशी खुशी कर सकता हूं। अगर किसी के बुखार भी चढ़ जा तो फोन भी नहीं चलाया जाता, आप समझ सको। और कैंसर तो कितनी घातक समस्या है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। तो अगर आज लोग नहीं समझे इस विषय को, तो खतरनाक स्थिति पैदा होगी भविष्य में, या नहीं होगी? बिल्कुल। और हो भी रही, नूनिया हो नहीं रही। अभी 2018 में एक स्टडी हुई थी उत्तर प्रदेश की 4 नदियों पे, गोमती, गंगा, यमुना और हिंडन। रिपोर्ट में ये था कि चारों नदियां प्रदूषित हैं, लेकिन उन तीनों का पानी आज भी यूज हो सकता है सिंचाई के लिए, उन सब। ये तो किसी भी चीज के लिए यूज नहीं हो सकता, ये ऐसी नदी बन चुके। और मैं तो ये एक बात और कहता हूँ कि माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। लोग तो कहें कि पहाड़ों पे तो माइग्रेशन हो रहा, मैं कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन स्टार्ट हो रहा। बिल्कुल। फिर नु कहे आप जानते नहीं माइग्रेशन शब्द कितना बड़ा है। मैं कहूँ, मैं तो कह रहा दावा ठोक करके कि माइग्रेशन हो रहा। कैसे हो रहा जी? मेरे गांव में हिंडन नदी चली गई, पानी खराब हो गया, हमारी वायु वैसे जहरीली होगी, तो संपन्न आदमी क्या करेगा? वो अपने को बाहर सेटल कर लेगा। तो वो हुआ ना माइग्रेशन ही एक तरीके का। अब उसे आप माइग्रेशन की कैटेगरी में लोगे, वे भी मजबूरी में गए, नहीं तो उनके माँ बाप तो कम से कम गांव में रहते, वो भी एक माइग्रेशन है। और हमारे यहाँ से का धीरे 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 ये बढ़ेगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में आवेगा। आज मैं 2026 की स्टार्टिंग में बात कर रहा, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप देखोगे, ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड रहेगा ये बात, इस चीज का ध्यान रखना। स्वामी जी, आप एक तरफ कहते हो आपको उत्तर प्रदेश से अलग होना है, अलग राज्य बनाना है, और एक तरफ आप कह रहे हो, आपकी नदियों की आप बात उठा रहे हो, ये हालत हो गई है। तो क्या अयोध्या से आके लोगों ने आपकी नदियां बेकार कर दी? नहीं। क्या वो बनारस से आए? वो तो आप ही के लोग थे, आप ही की इंडस्ट्रीज हैं, वो आप ही के क्षेत्र में है, आप ही लोगों का शौच उन नदियों में जा रहा है, उनका तो नहीं जा रहा है। तो उनसे अलग होना इस चीज में कैसे बेटरमेंट ले आएगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने आधार बताए आपको, और पर्यावरण आधार नहीं है पूर्वांचल से हमें अलग करने के नाम का, ठीक है? लेकिन ये हमारे क्षेत्र की समस्या है, तो मैं इस वजह से इस पे बात कर रहा। अच्छा। हर चीज पे क्या है कि ये तो नहीं है, मेरी पूर्वांचल से तो कोई लड़ाई नहीं, वे छोटे राज्य वे भी बनेंगे तो उनका डेवलपमेंट और तेजी से होगा। आप तो जानते हो कि छोटे राज्यों का कितनी जल्दी विकास हो रहा। हरियाणा का देखो, उत्तराखंड का देखो, जैसे पौड़ी गढ़वाल को कोई जाने था, आज देखो वहां कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। स्पोर्ट के मामले में आप देखो उत्तराखंड को, वहां वो हुआ था, अभी नेशनल गेम हुआ था, बहुत कम समय में ही तो ये चीजें पॉसिबल हुई। स्पोर्ट्स में तो हमारा वेस्टर्न यूपी बहुत ही पीछे है। मैं सिर्फ प्रवीण कुमार हैं, एक बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, इंडिया से खेलते थे, आप जानते होंगे, आपके शामली के ही हैं शायद वो। अच्छा। मैं कंफ्यूज, शायद शामली या बागपत इधर साइड के ही हैं। तो अच्छा, तो और तो मैं किसी को नहीं जानता, किसी खिलाड़ी ने ऐसा नाम किया हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। देखो बात सुनो भाई, हम खेल में सब त्याग गए हैं, कोई शक नहीं इसमें। हम तंदुरुस्ती में सब त्याग गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ना मैं किसी राज्य का, तंदुरुस्त तो आप दिख रहे हैं माशाल्लाह। ना किसी राज्य का नाम लेना, तंदुरुस्त तो हम हैं, बाहर ते नहीं भीतर ते हैं, मजबूत तो हम लोग हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष हजारों खिलाड़ी बने हैं, और हर वर्ष पुराने हजारों खिलाड़ी अपने घुटने टेक के। क्यों टेक के? प्रोत्साहन के नाम पे जीरो। एक भाई ईरान ते खेल के आया, ना मैं उसका नाम लूं, और भी लोग खेल के आए ईरान ते, वो दूसरे हरियाणा की टीम ते खेल रहा था। हरियाणा के जो प्लेयर थे, वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे भी दिए, कुछ को नौकरी भी दी, उसे लड़के को कुछ नहीं मिला। वो एक प्राइमरी स्कूल में कबड्डी की तैयारी कर रहा, और दिक्कत यह है कि उसी का समाज केवल उसे सम्मानित कर रहा। यहाँ दिक्कत सबसे बढ़िया है। नहीं तो
क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार उसे सम्मानित करती पैसे में, किसी में शायद और लड़के और उठ करके तैयारी करते। यहाँ तो आर्मी की भर्ती सबसे ज्यादा मारे लड़के, डिफेंस में बेल्ट की नौकरियों में हम सबसे ज्यादा है। हमें दौड़ भाग के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। जिले में 1 या 2 स्टेडियम, 2 तो मैं ज्यादा कह दी, 1 स्टेडियम मिल गया तो बड़ी बात है। वहीं हरियाणा है, तब हरियाणा की रस करो ना कुछ चीजों में। उसके मोस्टली गांव में जो है एक मिनी स्टेडियम है जिसमें बालक तैयार हो और भागे दौड़े। यहाँ तो तुम चक रोडों पे, सड़कों पे भगवा रहे हमें। कोहरा पड़ जा, धुंध पड़ जा तो जो है टक्कर मार के चला जा, वाहन रुकता तक भी नहीं। और एक बालक को तैयार करने में, क्योंकि किसान के बालक जा रहे हैं वहां, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, बिल्कुल, तो यहीं के बालक जो है फौज में जा रहे। एक किसान को अपने बालक को तैयार करने में क्या पता कितना रुपया लगे एक फौजी बनाने में। यह ग्राउंड रियलिटी है ये बात। और फिर उन्हें भी चीजें नहीं दी आपने, फिर हमारी साथ तो तुमने धोखा कराने हड़ाड़ू, तुमने किसी चीज में प्रोत्साहन हमें देने की कोशिश नहीं करी। फिर हम अगर किसी और प्रदेश में जा तो हमें वहां से का क्षेत्रवाद के नाम पे पीछे हटाया जा, हमारे पैर खींचे जा, और दूसरे राज्यों की टीम में हम खेल ले, क्योंकि मजबूरी बनेगी, हमारे यहाँ प्रोत्साहन नहीं है। जो स्टेडियम है भी, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेला हूँ 11 साल। जब हम स्टेडियम में जाते हैं तो वहां पे भी एक अलग संघर्ष है। एक ही ग्राउंड है, उसमें ही फुटबॉल खेली जा रही है, उसमें ही हॉकी खेली जा रही है, उसमें ही भर्ती वाला भी दौड़ रहा है, उसमें ही जेवलिन थ्रो भी हो रही है, किसी के आर पार निकल गया है जेवलिन, तो वहां पे भी संघर्ष ही संघर्ष। शामली जिले में कोई भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। एक जिला है बागपत जिले का, मैं बिल्कुल क्लियरली नाम लेकर के कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई भी है वो छोटा। गांव रंबाड़ा का अर्जुन लाकड़ा है लड़का, अभी अग्निवीर में हुआ। तो मैं ट्रेन में जाने लग रहा था, मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, अनजान मिल गए। वे जो है शाम के टाइम में बोल रहे कहाँ जाओ भाई, 2 लड़के थे, बोले भाई सहारनपुर जावे आज हम, क्योंकि वहाँ सिंथेटिक ट्रैक है, बाबा साहब के नाम से है शायद कोई ग्राउंड। तो वहां पे जो है हम लोग 1 हफ्ते में 1 बार जो है हम लोग करके आते हैं प्रैक्टिस सिंथेटिक ट्रैक पे। मैं बोल रही इतनी दूर तुम जा रहे, बागपत और सहारनपुर तुम ट्रेन में जा करके वहां तैयारी करने जा रहे, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। फिर मैं बोल रही तो लेट हो जाओगे तुम, दिसाड़ा स्टेडियम में भाग दौड़ कर लो, फिर कभी चल जाइए। लड़का कबड्डी में था, लेकिन दिक्कत क्या हुई भाई, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं है। जब 3 जिले पार करके हम लोग सिंथेटिक ट्रैक ढूंढ रहे, क्या कल्पना कर सको हम ओलंपिक में मेडल ठालाओगे कि आज हरियाणा क्यों ओलंपिक में मेडल इतने ठारा, क्योंकि वहां की सरकार प्रोत्साहित कर रही। बिल्कुल, यहाँ तो इस राज्य की सरकार ही जो है क्षेत्रवादी मानसिकता की है, इंगे के लड़कों को ही नहीं आगे बढ़ने देती। और सरकार में बीजेपी नहीं है, इससे पहले सपा भी रही, कांग्रेस भी रही, किसी ने भी तो नहीं करा। तो फिर सरकार, ये नेता तो सब एक बिरादरी है, मैं तो यही बात कह करूँ हर बार। तो भाई हमारे भाइयों को किसी को भी, लेकिन हमें एक बात में तो धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी का, सिंथेटिक ट्रैक दिया 400 मीटर का छपरौली में। स्वामी जी, यहाँ से एक और मेरा सवाल आ रहा है, क्योंकि इतनी सरकारों का विरोध करने के बाद आप सीधे जयंत चौधरी की तारीफ करने पर पहुंच गए, कहीं आप जाट तो नहीं है जात से? ऐसा है, न तो मैं जात में ध्यान देता न मैं धर्म में ध्यान देता, नहीं, पर हाँ मैं एक बात जिस तरीके से आप सवाल बड़ा स्वाभाविक है मेरा, मैं एक बात कह सकूं, मैं जाट नहीं हूं, मैं चाहे कुछ भी हूं, पर मैं जाट नहीं हूं। और क्या कोई बढ़िया काम करेगा और उसकी कोई तारीफ कर दे तो क्या वो उसी कास्ट का है? मैं तो अम्बेडकर जी की भी तारीफ करी, क्या मैं हरिजन समाज से हूं? मैं तो मलूक नागर की भी तारीफ करी, क्या मैं गुज्जर समाज से हूं? मैं तो बल्कि उस समाज से हूं, श्यामी समाज से हूं, जो कि बहुत कम संख्या में है इस देश में, बहुत कम संख्या में है, जो कि जिसमें तो कह लो कि अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री। रेल मंत्री, तो वो स्वामी है। तो हमने तो कभी छेड़ा ही नहीं इस मुद्दे को, हमें तो जो बढ़िया लगेगा हम उसकी बड़ाई करेंगे। तो बड़ाई की बात यहाँ है, जयंत चौधरी भारत का एकमात्र ऐसा MP है, फिलहाल मंत्री है, जिसने अपनी सारी सांसद निधि खेल में दी। तो बड़ाई करने लायक है तो करी जागी। अरे किसी ने थोड़ा बहुत तो करा, बिल्कुल, अब कुछ तो नील बैठे बिल्कुल, उनका क्या होगा? और न मैं RLD का हूं, यह भी बात बता दूं, जो लोग बढ़िया काम करेंगे हमारे क्षेत्र के नाम का, हम तो उसकी प्रशंसा करेंगे, कोई भी हो चाहे।
अभी हाल ही में मैं आपके इंस्टाग्राम से गुजर रहा था तो मैंने देखा आप एम्स की भी आजकल डिमांड कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में एक एम्स लाया जाए। तो वो क्या मसला है? मतलब हॉस्पिटल्स की तो कोई कमी नहीं है, मेरठ में एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल है, माना हालांकि प्राइवेट है पर है। अच्छा, और एम्स भी ऐसा नहीं है, ऋषिकेश में एम्स है, दिल्ली में एम्स है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ आप भाई, हम उत्तर प्रदेश 4 भागों में है, बिल्कुल अवध, बुंदेल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल। चारों का हक तो ही बैठे, 25-25 रुपए सरकार को दे, बात खत्म। लेकिन हम चलो बड़प्पन है हमारा, हम दिल के बढ़िया है, तो हम 60 रुपए दे रहे हैं सरकार को अकेला क्षेत्र। नहीं, आप इसलिए नहीं दे रहे हो, आप दे सकते हो इसलिए दे रहे हो। आप भाई इस तरीके को हम ऐसे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक परिवार है, उसमें 4 भाई हैं, ठीक है, आप सबसे बड़े भाई हैं जो सबसे ज्यादा कमाता है। अगर आप नहीं दोगे तो बाकी स्टेट ये तो मर जाएंगे, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस हिसाब ठीक से। है, मैं बड़ा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा क्षेत्र है, पैसे वाला भी है, चलो हमने मान लिया आपकी बात। तो भाई उस पैसे वाले को अगर वो पैसा कमा रहा और उसे उस पैसे की सुविधा ना मिली तो फिर क्या फायदा है? चलो भाइयों पे लुटा दिया, कोई बात नहीं, भाई हैं अपने, लुटा दिया। लेकिन अगर हमने उस पैसे का अपने पे खर्च नहीं करा, फिर तो हम पैसा कमाने की मशीन ही नहीं होगी, ये तो आप मान लोगे। आज इस उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है, आप भेदभाव देखना किस प्रकार है। 2 एम्स है, एक रायबरेली में, एक गोरखपुर में। रायबरेली में एम्स इन्होंने 2009 में जब भारत में यूपीए गवर्नमेंट थी तो सोनिया गांधी सांसद थी रायबरेली थे, तो उसने क्या करा, अपने क्षेत्र में जो है एम्स बनवा दिया। 2016 में 14 में सरकार आई बीजेपी की, 16 में योगी आदित्यनाथ सांसद थे, गोरखपुर थे। 17 में थे, 16 में सांसद थे, हाँ सांसद। 16 में सांसद थे योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने एक 2016 में एम्स प्रस्तावित करवा दिया गोरखपुर। ठीक है, दोनों का शक्ति प्रदर्शन हुआ, बढ़िया। बिल्कुल। जो गोरखपुर की दूरी है मात्र 250 से 300 किलोमीटर है लखनऊ से। वहीं रायबरेली की तो दूरी 70-75 किलोमीटर है लखनऊ से, और लखनऊ में एम्स की टक्कर के 10 हॉस्पिटल है बड़े बड़े। फिर हमें आप कौन कहने वाला ये बात हुआ कि तुम दिल्ली एम्स में चले जाओ, ऋषिकेश एम्स में चले जाओ, पीजीआई चंडीगढ़ में हम क्यों चले जाए? चलो हमने मान लिया भाई, बोले भाई थाड़ते नजदीक पड़े, ठीक है, टैक्स भी हम तो नहीं दे देंगे, क्या दिक्कत है, हम क्यों दें यूपीए गवर्नमेंट को टैक्स? भाई हम तो 60 रुपए दे रहे, आप 10 एम्स बनाओ पूर्वांचल में, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे देश का जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लग रही, बढ़िया मजबूत होने लग रही। लेकिन तब हमें एक भी नहीं दोगे, ये तो ना इंसाफी है। पर आप कैसे पीजीआई चंडीगढ़ में हम क्यों जाएं? हम क्यों उत्तराखंड के एम्स में जाएं? हम क्यों दूसरे राज्यों में बाहर बढ़े? हम तो अपने क्षेत्र में लेंगे ने। अरे एक नहीं 2 एम्स लेंगे, एक तो नहीं पूरा पटे। मेडिकल कॉलेज के नाम पे सुन लो, 38 मेडिकल कॉलेज है, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज आपने दिए। आप ही होगे जो है इतने बीमार, जो आपके वहीं सारे स्थापित करवा दिए। जबकि कैंसर तो हमारे लोगों को कैंसर में, उत्तर प्रदेश अरे भाई 3 क्षेत्र कैंसर जोन में है इस भारत के, हमें तो चलो लो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करा गवर्नमेंट ने। भाई हुगली क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, आपका पंजाब क्षेत्र, मालवा क्षेत्र है शायद, और तीसरा हमारा क्षेत्र कैंसर जोन में है। कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करो यहाँ तो, बल्कि अरे है भी वास्तविकता ही, लेकिन नहीं करते। और आप एम सर्च वे सारी चीजें वहां बना रहे, आपने रायबरेली में क्यों नहीं कहा कि लखनऊ से मात्र थोड़ी दूरी है वहां कर लो? पर स्वामी जी, आपके क्षेत्र में एम्स का मेडिकल कॉलेज का ना होना कहीं ना कहीं आप ही के लोग, आप ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा चुने गए नेताओं की लाचारी तो कहीं ना कहीं दिखाता है। वे तो गुलाम है, उनका तो जिक्र ना करो। वे तो पूरब के गुलाम है, उन्हें तो बोलना भी नहीं दिया जाता विधानसभा में ना लोकसभा में। जो माड़ा मोटा टीम मिल भी गया तो पहले तो वे अपनी पार्टी की बड़ाई करेंगे, फिर दूसरी पार्टी का विरोध करेंगे, फिर जो माड़ी मोटी बात है उसमें कुछ कर दिया, ना कर दिया। और भाई गलती उनकी भी नहीं, 403 विधायक है, किसे किसे मौका दे? 1-1.5 महीना सत्र चला आपका, केम मिल जाएगा मौका? तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते उस चीज की कि हमारा प्रतिनिधि हमारी बात आगे धर देगा। बिल्कुल बताया तो कि 14 लाख पे एक मुख्यमंत्री है, पर 17 लाख पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैराना थे। तो क्या कल्पना कर ली हमने इसमें? हम तो ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि एक जनप्रतिनिधि हमारी समस्या भी धर दे, झुट्टू को भी, वो सब चीजें हैं। तो
ये जो पश्चिमांचल की आप डिमांड कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी को अलग स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आप और आपका संगठन जमीनी स्तर पर क्या क्या काम कर रहा है और कितना मजबूत आज की डेट में आपका संगठन है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। दो चीजें हैं किसी भी चीज को अचीव करने के नाम की, ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट को। पहले तो ये अभियान, दूसरा है आंदोलन। तो ये भी तो हम अभियान के दौर पे हैं। 2027 के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से मुद्दा बनाएंगे। क्या मुद्दा बनाएंगे? इस बार जाति और धर्म का 5-6 जिलों में मुद्दा बढ़ने का नहीं, कोई कोशिश भी करेगा तो उसे रोक के जाएगा। यहाँ मुद्दा बनेगा स्वास्थ्य का और जल का और नदियों का। इनका हम जवाब मांगेंगे। जी हम इतना रुपया दे रहे तो हमारा वापसी क्यों नहीं मिला आज लोग का? तो क्या आप इस 2027 चुनाव से पहले अलग राज्य बनाने की मांग भी करेंगे? हाँ स्वामी जी, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कुछ कुछ आपके जैसी ही डिमांड लद्दाख में सोनम वांगचुक ने भी करी थी। उन पर एनएसए लगाकर 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। आपकी मांग सुनकर लगता है काफी हद तक आप भी सेम ट्रैक पर जा रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो भाई, बात सुनो। गेरणों को तो जो है ये किसी भी चीज में भीतर घेर दो, वो तो इनकी तानाशाही है जो कुछ भी है। और मैं तो कहूं कि हालात सोनम वांगचुक जैसे ही बढ़ेंगे हमारे भी, पर हम सोनम वांगचुक की ढाल चूक नहीं करने की। हमें जेल तो भले ही हो जाइयो, पर हम राष्ट्रद्रोह में नहीं जानेंगे। राष्ट्रद्रोही आदमी नहीं है सोनम वांगचुक, लेकिन उसे बनाया। हम तो भाई प्रॉपर राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडे चुगड़दे को रखेंगे ताकि ये फीलिंग आती रहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि तो आंदोलन करने से भी लोग डरने लगे। बिल्कुल, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। अगर हम लोग कोई फर्जीवाड़ा या खोखली बात करते तो मैं 16.5 साल में या 17 साल में अपने घर बैठ जाता। अब तो मुझे इतना पका दिया कि अब तो जो है मुश्किल है। अगर मेरा परिवार भी आज मुझे कहने लगे ना, एक तो ये संगठन छोड़ दे ना घर छोड़ दे, तो एक बार को घर तो छूट सके। या मैं बिल्कुल सीरियसली आपको बात बता रहा, लेकिन संगठन नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हम इस चीज में। पीछे हटने का नहीं। अब मेरे खून में उतर गई चीज, अब मैं कैसे हट जाऊं भाई? स्वामी जी, असम में एक कम्युनिटी है बोडो। तो बोडो कम्युनिटी ने भी अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी, और एक टाइम पर वो इतना उग्र हो गए थे कि उन्होंने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। सेम कहानी हम खालिस्तान के साइड भी, पंजाब में भी देखी है हमने। एक टाइम पर कैसे वहां पर रेडिकलाइजेशन क्षेत्रवाद के नाम पर ही इतना हो गया कि वो लोग अलग देश बनाने की मांग करने लगे। दूसरी तरफ एक टाइम पर नागालैंड में भी सेम कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां के लोगों ने भी हथियारों के साथ और पूरी आर्मी बना के और प्रदर्शन किए हैं। और सेम चीज एक टाइम पर, लिट्टे के टाइम पर तमिलनाडु में भी देखी गई है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि आप जिस संगठन को बना रहे हो, एक टाइम पर यह संगठन आप ही के हाथ से निकल जाएगा और ये संगठन भी इसी तरह उग्र संगठन बन के उभरेगा? अच्छी एक बात सुनो, अब हम आंदोलनों पर नजर गिरेंगे। आपने नेगेटिव आंदोलनों को तो बता दिया, पॉजिटिव का भी जिक्र करेंगे। पहले इन नेगेटिव वालों की जवाब देंगे। जो नागालैंड का आंदोलन था, क्या वो राज्य की मांग का था या देश की मांग? वो देश की मांग का था। क्या खालिस्तान का जो आंदोलन था वो राज्य की मांग का था या देश की मांग का? देश की मांग। देश की मांग का था। जो बोडो मांग रहे थे वो भी कुछ कुछ इसी ही मांग का था, इसी से प्रभावित था। हाँ, लेकिन अब राज्य आंदोलनों पे आओ। राज्य आंदोलन हुआ उत्तराखंड का। क्या वहां हथियार उठाए गए? बहुत बड़ा हुआ, बल्कि पुलिस ने गोली चलाई उनकी महिलाओं के साथ जो है बलात्कार करे। जब हरियाणा पंजाब हुआ, क्या खून खराबा हुआ? ऐसा कोई शस्त्र उठाई हो जनता ने? या तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो बना ऐसा कुछ हुआ? तो हम तो राज्य की मांग कर रहे, हम देश की मांग नहीं कर रहे। वे लोग देश की मांग कर रहे। उनके लिए देश की, यानी कि देश सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें। आज कुछ देश में इतनी बड़ी कोई त्रासदी हो जाओ, होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाओ तो हम सबसे पहले देश के साथ खड़े, उसके बाद हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन वो चाह ही रहे कि कोई त्रासदी हो, हम कटे इसमें दे। रही वो द्रविड़िस्तान की बात, तमिलनाडु की, वो भी एक देश का था मामला। हम लोग देश की मांग नहीं कर रहे। वो क्षेत्र, ये क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है जिसका बाप तो खेतों में है और बेटा आर्मी में देश की रक्षा कर रहा, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो इस चीज की मांग कर देगा।
वो तो और हमारे गोली तो तार सके भीतर अगर हम इस चीज को करने लगे, अगर नहीं मानते। बिल्कुल। हाँ स्वामी जी, एक मेरा सवाल और है। आज अगर एम्स बन भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में एम्स है, लेकिन दिल्ली के कितने लोग उस एम्स में अपना नंबर उनका आ पाता है? एम्स में तो जहां तक मैं जानता हूं नेताओं के ही इलाज हो रहे हैं। अगर आपको एम्स मिल भी जाएगा तो भी यहाँ उद्योगपति और नेताओं के इन्हीं के इलाज होंगे। गरीब आदमी तो ले दे के सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करा पाता है अपना, वो तो प्राइवेट में भी नहीं करा पाता है। तो एम्स आने से मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा। फिर तो ये एम्स भी नहीं खोलने चाहते देश में भर में जो ये खुल रहे हैं, इन्हें भी बंद करवाओ। नहीं, या लेकिन नहीं एक मानते? एक सच्चाई तो ये भी है। देखो सच्चाई तो और ये दूसरी है, तरफ हम लोग हाई कोर्ट की मांग करें जीव, तो ये भी हाई जरूरी, कोर्ट हाई कोर्ट भी ये एक बहुत भी इंपॉर्टेंट जरूरी मसला, इस नहीं पे है बाद में कि आते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट की जब बेंच आ जाएगी तो सभी को न्याय मिल जाएगा, लेकिन चांसेस रहेंगे। समझ रहे ना बात बिल्कुल। को, इम्प्रूवमेंट रहेगा कुछ ना कुछ चीजों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एम्स और सरकारी हॉस्पिटल बनाने से ज्यादा सरकार खुद चाहती है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाएं, और उसी के लिए आपके आयुष्मान भारत कार्ड भी तो बनवाए जा रहे हैं आजकल। तो आप ये भी नहीं कह सकते, जब आपको सरकार ही एक कार्ड बना के दे रही है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता हमें और सरकारी अस्पताल या फिर एम्स की जरूरत है। इस पे आपका क्या टेक है? ये तो मेरा मत था। देखो प्राइवेटाइजेशन के मामले में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश एक मॉडल तैयार कर दिया इन लोगों ने। आपको यूनिवर्सिटी इतनी मिलेंगी कि लिस्ट इतनी है बबूझो ना। बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज इतने मिलेंगे, इंजीनियर कॉलेज, सब के सब क्या है, प्राइवेट है। ये सब लूट का अड्डा यहाँ बनाया गया। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सरकार तो कुछ नहीं चाहती और सरकार चाहे बहुत कुछ। समझ रहे मेरी बात को? क्या वो तो कभी उसने चाहा ही नहीं कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थापना इन चीजों की करी जा ताकि लोगों को कुछ लाभ मिल सके। उन्होंने तो हमेशा क्या करा, ये भी वेदांता हॉस्पिटल की शायद थी, वेदांता ही था ने जिसका राष्ट्रपति महोदय ने जो है जी वो करा। जी जी जी। भाई भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भारत की राष्ट्रपति आई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गई। इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आपने, यहाँ 10 साल पहले कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन लगा नीड है, सरकार को नहीं लगा नीड है, सरकार के दलालों को लगा कि नीड है, तुम पहले खोल लो कैंसर हॉस्पिटल ताकि इतने लूटपूट मचा लो सारी। सरकार ने क्यों नहीं सोचा जी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल इतने बढ़ने लग रहे तो एक सरकारी कैंसर हॉस्पिटल दे दे। तो सरकार कहाँ चाह, सरकार तो चाह कि लुटे पिटे। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि जो रेलवे है और स्टेशन है जो, उन पे पानी की टंकी तो लगानी पड़ी क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल राइट में भी आ रहा है सारी चीजें। बिल्कुल। लेकिन कर तो रही, पर उनमें पानी गर्म, किसी में कीड़े, किसी में कुछ, पर हानु दिखा सके पानी दे गई, लेकिन वहां रेल नहीं रहा, पैसों में लो और जाओ। जब वे तो सरकार तो कह नहीं रही कि यहाँ तक खरीद दो, सरकार ने तो गर्म कर दिया पानी ना, उसकी एक देख हो जाती, वो ठंडा भी हो सके था, पानी गर्म कर दिया, बोला गर्म इतनी ठंड इतनी गर्मी में कहाँ पिया जाएगा, जनता अपने आप ही नहीं लेगी, अपने आप ले लेगी जाके। तो वही चीज यहाँ है। इससे एक और बात याद आई, आजकल वो बूथ भी लगाए जा रहे हैं ना, 2 रुपए की बोतल लो फिर 3 रुपए दो, भर जाती है। वो भी मैं तो मैक्सिमम स्टेशन पे जितनों पे देखता हूँ वो भी खराब पड़ी है। यही चीजें चली हुई है। सरकार मजबूर कर दे ये लोग प्राइवेट में जाओ, आपको तो कह नहीं सकती, खुद तो नहीं कहेगी कि तुम प्राइवेट में इलाज कराओ, लेकिन वो इतना आप लोगों को मजबूर कर देगी कि आपको प्राइवेट में ही जाना पड़े। लेकिन स्वामी जी, ट्रेन और स्टेशन तक हम पहुंच गए तो उससे मुझे एक और बात याद आई। अभी हाल ही में शायद एक वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ के लिए चलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा। तो सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है वेस्टर्न यूपी को लखनऊ से जोड़ने का। चलो बढ़िया है, जोड़ना चाह तो आप क्यों दूर जा रहे हैं? जब सरकार की तरफ से प्रयास है, कुछ प्रयास आप भी कीजिए। देहरादून को दिल्ली से जोड़ दिया, सहारनपुर को तो दिल्ली से जोड़ा तुमने, इतना बढ़िया हाईवे बना के जोड़ा। तब ना आज लोग का हमें छोटी लाइन के कहें लोग बाग टोंट कसे छोटी लाइन वाले, आपने तो आज तक नहीं डबल लाइन करी है जो शामली को होते हुए बड़ौत बागपत को होते हुए सहारनपुर जा, क्यों नहीं करी आप? जी हमारे लिए इतना प्रयास है, हमारा तो छोटा सा ट्रैक है 150 किलोमीटर का, उसमें 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो जा, और रील मंत्री जी रील बना रहे बस। समझ रहे? हम तो भाई
ये कहें कि जब आपने इतना बढ़िया आप सिस्टम बना रहे हो, वहां जो है शामली का स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बना दिया 20-25 करोड़ खर्च करके, बढ़िया बात है बना दिया। पर जब थारी ट्रेन इतनी लेट हो रही है, आदमी का जी किलस जाओ उसमें आने थे, 2-2 ढाई घंटे लेट होना कौन सी बात है, कौन सा तर्क है? और कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं हमारी ट्रैकों पे कुछ भी, बस यही चल रहा। 10 बार तो पास हो ली होंगी, हम भी बचपन से सुनते आ रहे डबल होगी डबल होगी, हुई नहीं डबल। वे पुरानी ट्रेन भेज दे इस ट्रैक पे, बोले एक ट्रेन और चला दी, पुरानी भेजे जहां घिसी पिटी हो जावे इंगे चला दे फिर। तो आपके हिसाब से और ट्रेनों की भी जरूरत है और क्या हमारे इन रूट्स पे, बहुत सहारनपुर से जरूरत दिल्ली है, जो जा रहे हैं? हजारों की तादाद में तो सुबह से शाम तक के यात्री नौकरी करने जावे, वहां से कर फिर शाम को हमें, और इस ढाल हो जाए गस खा के मर जाए आदमी, इतनी भीड़ रहे। ये कौन सा शब्द बोला आपने? गस, ये क्या होता है, जरा यानी कि समझाएंगे? गर्मी इतनी होने के कारण बेहोशी हो जाए। लेकिन और भी तो ऑल्टरनेट, अब इतनी ट्रेन भी एक लिमिट में चला सकते हैं ना, लेकिन और भी तो तरीके हैं, लाइक ऑल्टरनेट रूट पे आप बसेस चल रही हैं। हाँ, अभी रैपिड मेट्रो भी आई है, अभी उसका आगे एक्सटेंशन भी होपफुली संभव है कि आगे उसको एक्सटेंड किया जाए। भाई विकल्प तो बहुत सारे हैं। न तो सहारनपुर में सरसावा में एयरपोर्ट है, पर कभी एरोप्लेन नहीं उड़ते वहां पे। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर सहारनपुर, एक जो कि बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां देखो के सिस्टम चल रहा, मैं देख रहा था, एक रील में आ रहा था, बोला इतने बड़े इतने पुराने और बड़े शहर में कोई बस अड्डा नहीं है, लेकिन बसें चलती हैं। लेकिन बसें चल रही। नू नहीं पता अम्बाड़े की कहाँ पे मिलेगी और शामली कहाँ पे मिलेगी। हवाई अड्डा है लेकिन हवाई जहाज जो नहीं उड़ते। कि उत्तराखंड में बसें जाएंगी, उसकी नेपाल तक बसें जाती है, हिमाचल, ये कई राज्यों में, हरियाणा पंजाब में वहीं को होकर जहाँ कहीं बसें। आपने आज तक अड्डा नहीं बनाया, इससे शर्म की बात तो हमारे लिए कुछ नहीं। अरे एक थारे सहारनपुर के, हमारे सहारनपुर के ऊपर क्या चल रहा, लकड़ी का उत्पादन हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। बिल्कुल, सहारनपुर तो फेमस है उस चीज के लिए। अच्छा क्या हो रहा, बाहरी लोग दूसरे प्रदेश के बड़े बड़े लाला आमे लकड़ी खरीदे और बाउंड्री भी पार नहीं करवाते, बाहर ले गए नहीं, वहीं के सहारनपुर के लोगों को बेचे। जब आप लकड़ी का उत्पादन इतना कर रहे, सहारनपुर के लोग सहारनपुर को बेचे, लेकिन दूसरे लोग आए, हस्तक्षेप करा और थर्ड पार्टी को कर दिया का। पर क्योंकि मैं सहारनपुर से हूँ, मैं मूल निवासी सहारनपुर का ही हूँ, तो एक सवाल मेरा और है आपसे। जिस टाइम पर उत्तराखंड अलग हुआ था, तो कुछ सहारनपुर के लोगों का ये कहना था, अरे हमें भी उत्तराखंड में जोड़ दिया गया होता। लेकिन अब आप जो मांग कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, उसमें सहारनपुर को आप कहते हैं कि नहीं, सहारनपुर तो हमारा हिस्सा है। हमारा तो देहरादून भी है, हरिद्वार भी है और उधम सिंह नगर भी है। तो एक बार आप बताएंगे टोटल आप कितने जिलों को? आपने देखा उत्तराखंड में जो पहाड़वाद है वो इतना उग्र है कि वो जो प्लेन के राज्य हैं, जैसा देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ, उधम सिंह नगर हुआ, उन लोगों के साथ वे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। भाई वे हमारे लोग हैं, उनके साथ वहां डिस्क्रिमिनेशन आप लोग कर रहे हो। पहाड़वाद और प्लेनवाद का आपने वहां खेल खेल रखा। वे तो नु कहे हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में होते, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि हम इस क्षेत्र के हैं, और भी हमारी भाषा है, खड़ी बोली हम बोल रहे हैं, हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, जोड़ दिया उन्होंने, बाउंड्रीज चेंज कर दी, बाउंड्री तोड़ने में क्या टूट जा कर दिए, केंद्र सरकार को पावर है जी। हमारे लोग होंगे तो शायद बाउंड्री भी तोड़ देंगे, कि नहीं मानते। मैंने खुद से डिवीजन करा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मॉडरेट तरीके से हम लोगों ने एक मैप तैयार करा, जिसमें देहरादून का इधर का भाग, दक्षिणी देहरादून, अच्छा पूरा देहरादून नहीं आता, दक्षिणी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये तो हुआ हमारा पर्वतीय क्षेत्र। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ, ये हुआ हमारा हस्तिनापुर क्षेत्र। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, ये हुआ हमारा रुहेलखंड क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र में आगरा, हाथरस, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ आ गया। और एक हमने नया एक और बनाया है, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, हापुड़, यानी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़, और एक है शादरा। शादरा तो दिल्ली में स्वामी जी। शादरा में मोस्टली के
90% लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, कोरवी भाषा बोलते हैं। हमारा धी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का सब संबंध हमारा वहाँ है। स्वामी जी, सारी बातें मुझे समझ में आ गई, पर एक बात अभी ये नहीं समझ में आई कि एक तरफ आप कह रहे हो कि ये विभाजन खड़ी बोली के आधार पर है, लेकिन दूसरी तरफ जब ब्रज में हम जाते हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ तो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये आप जिस दिन बना भी लोगे अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य, तो उस दिन तो ब्रज बोलने वाला आदमी खड़ी बोली बोलने वाले आदमी से कहीं ना कहीं एक संघर्ष रहेगा दोनों के बीच में। मैंने आज तक ये कहा ही नहीं कि मैं भाषा के आधार पर राज्य ले रहा, मैंने तो कहा ही नहीं है बात। 2 भाषाएं हैं, ब्रज और कोरवी, ये 2 भाषाएं हुई। जब हम हरियाणा में जाएं तो लोग क्या हरियाणवी बोल रहे, जबकि हरियाणवी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। बांगरू लैंग्वेज है, देशवाली लैंग्वेज है, और अहिरवाटी है, पंजाबी है, बहुत सारी लैंग्वेज हम वहां बोल रहे, राजस्थानी भी बोल रहे बॉर्डर के आसपास। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज और वो है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ब्रज का आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना मानता है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, गर्व। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? भी वहां के लोग जुड़े हुए हैं, भी हमें कहते हैं, आधार बताऊंगा ही इसका, क्योंकि नू तो नहीं कह रहा मैं कि मेरे पूरा मथुरा जुड़ रहा। कुछ हमें एक उदाहरण से समझ सके, फिर जयंत का नाम आया, जयंत चौधरी का, कि अगर हम जयंत चौधरी को इलेक्शन बरेली ते लड़वा दें या शाहजहांपुर ते लड़वा दें तो चुनाव नहीं जीत सके था, जमानत जब्त हो जाती जी। लेकिन मथुरा वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना मानने, हमारे आदमी ने वहां चुनाव लड़ा, जयंत चौधरी ने, और जीते भी। जीते। हमें बनारस में जितवा के दिखाओ तो नहीं जीत सकते, क्योंकि वे लोग मानते ही नहीं हमें अपना। ब्रज का आदमी हमें अपना मानने, वो उन्हें अपना नहीं मानता, वो हमें अपना मानने। तो ब्रज हमारा भाई है, ठीक है, तो ब्रज के हमने भी जिले ले लिए। तो कल को जब भी कभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होता है, अलग होकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, तो आपके हिसाब से इसकी राजधानी क्या होनी चाहिए? भाई मैं देखो, वैसे राजधानी के टकराव में जाना नहीं चाहता। नहीं, जाना तो पड़ेगा। जब आप पूरी इस लड़ाई को आगे तक ले जा रहे हैं तो ये दिशा निर्देश भी आप ही को देने होंगे। देखो भाई, मेरा तो यूं कहना है, देखो भाई, पिछले अगर हम आधार ढूंढे कि किसने कहा, के कहा, कुछ भी कहा हो ना, मेरा वो जिला पड़ता ना कुछ, हम कुछ एविडेंस पे चलेंगे। 1955 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में विभाजित करो और तीनों की राजधानी अलग अलग, मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद बनाओ। तो उनके हिसाब से तो मेरठ जवाब मिल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, और मोस्ट लोग देखते भी मेरठ को है कि राजधानी मेरठ बने। तो हम भी फिर जो है बाबा साहब की बात को कट ठुकरा सके। बिल्कुल। और बल्कि भाई, तुमने राजधानी यहाँ दे दी, हाईकोर्ट की बेंच कहीं और दे दो। नू नहीं करना कि सब चीजें मेरठ में दोगे आप, आर्थिक राजधानी किसी और को बना दो। भाई पर्वतीय क्षेत्र में आप कुछ और दे दो, आर्थिक राजधानी आप नोएडा को बना दो, ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में आ गया। ब्रज क्षेत्र में आप कुछ और दे दो, रुहेलखंड क्षेत्र में आप कुछ और दे दो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो शायद हम लोग एक बहुत बेहतर विकास की ओर बढ़ेंगे। और मुझे इतना यकीन है कि आज साउथ इंडियन स्टेट्स, बल्कि है भी सच्चाई, वे अमीर लोग हैं, वे संपन्न राज्य हैं। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा तो शायद मुझे लगे कि टॉप 5 स्टेट्स में आएगा। पर क्योंकि मैं लॉ में थोड़ी रुचि रखता हूं, तो ये हाईकोर्ट वाला क्या मसला है, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे? कुछ चीजें हम लोग इसे न्याय वाले मामले को थोड़ा सा डीप समझते हैं। क्या बिल्कुल। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने कहा कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट बेंच देंगे। उसके बाद जनसंघ ने अपने मैनिफेस्टो में करा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐड करा कि जो हाईकोर्ट की बेंच है, हम लोग अगर पूर्ण बहुमत में आए तो हम लोग देंगे। सब चले गए, कोई दे के नहीं गया। 55 साल थे, 50 साल थे, यहाँ के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे लगातार कि हमें हाईकोर्ट की बेंच मिला, हाईकोर्ट की बेंच मिला, हाईकोर्ट। वे तो राज्य भी नहीं मांग रहे, वे तो एक बेंच ही तो मांग रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है पहली बार ऐसा हो रहा हो। महाराष्ट्र में हम जानते हैं सब लोग 4 हाईकोर्ट, उसी पे हम बात करेंगे।
तो इन्होंने आज तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? जब कोई नेता हमारा यहाँ का नु कहे कि भाई हाई कोर्ट की बेंच दे दो, तो महासी का धरने प्रदर्शन चालू हो जा पूरब में। क्यों भाई? थारे किस बात की खुजली है? तुम क्यों धरने प्रदर्शन करो? जब थारे वहां हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की बेंच है, तो यहाँ हाई कोर्ट नहीं चाहता। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर सहारनपुर 858 किलोमीटर है इलाहाबाद से, और 250 किलोमीटर है लखनऊ। आपने लखनऊ में तो दे दिया हाई कोर्ट की बेंच, आपने वहां क्यों नहीं दी? आज तक कोई पूछने वाला हो। और उनके विशेषज्ञ तो है, और जो निजी सचिव है उनके, उनसे मैंने पूछना चाह रहा, कहाँ पढ़ाई कर रखी? 800 किलोमीटर की दूरी ज्यादा हो, 250 किलोमीटर की दूरी ज्यादा हो, 800 किलोमीटर की कोई भी इसका तो जवाब दे देगा, कोई भी जवाब दे देगा। तो यहाँ हमें दिखे कि मानसिकता जो है वो क्षेत्रवाद की ओर है सरकारों की, ठीक। क्योंकि हमेशा जो होल्ड रहा मोस्टली वो पूरब का रहा। मुख्यमंत्री भले ही मारे, हाँ, चाबी वहीं ते ही चली हुई, समझ गए? इब के हुआ, मैं एक चीज तो समझू, मैं 1 दिसंबर 2025 तक का हम लोग आंकड़ा उठावे तो 11,98,000 कुछ केसेस पेंडिंग है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों में, बेंच में और हाई कोर्ट में। स्टडी ये कहती है संडे की, ईद, बकरा-ईद की, होली दिवाली की सबकी छुट्टी काट दो तो भी 10 साल लग जाएंगे इन जजों को उन केस को सुलझाने में, और फिर क्या लाख केस और आ जाएंगे, उनका कोई आंकड़ा नहीं। बिल्कुल ठीक है। जब ऐसी स्थिति है तो क्यों ना आपने अब तक भी तमें तो 3 हाई कोर्ट की बेंच बनानी थी, बल्कि एक आगरा में, एक मेरठ में, बुंदेलखंड में, बिल्कुल ऐसे बनानी थी, नहीं बनानी थी, लेकिन नहीं बनी। इसके पीछे हम एक चीज समझेंगे, जैसे 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो 12.5 करोड़ पे हुआ एक हाई कोर्ट, कल्पना नहीं कर सकते नहीं आएगी तो। वहीं महाराष्ट्र का हम उदाहरण लेंगे, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट तो एक अलग हो गया, उसकी 4 हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंच है। 17 अगस्त 2025 में कोल्हापुर हाई कोर्ट की बेंच स्टार्ट करी, वहां 2.5-3 करोड़ पे एक हाई कोर्ट है, ये मान करके चलो। और आप 12.5 करोड़ पर, वो भी एक जगह, ये कौन सा हमारे साथ इंसाफ है? जब किसी व्यक्ति को उसके गांव के दबंग आदमी ने उसके परिवार की हत्या कर दी, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसा मैं गांव का गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी, आप एक दबंग आदमी हो, और तुमने मेरे पिताजी की हत्या कर दी दबंगई में, ये जमीन का कोई मसला था, और मेरा केस जो है किसी कारणवश हाई कोर्ट में रेफर कर दिया गया, वहां चला केस, तब मैं अपनी जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास है, पीढ़िया खपजा पर जजमेंट नहीं आते, वही सिस्टम है। तो एक गरीब आदमी कितने दिन तक तारीख भुगतेगा? 2 या 2.5 साल, मैं 2 या 2.5 साल भुगतूंगा, और उसमें भी अगर मेरे में हिम्मत होगी जब झेल सकूं, जब अगर आदमी वहां ते थक जाएगा तो फिर वो 3 चीज करेगा, उसके पास 3 विकल्प है, चौथा उसके पास विकल्प नहीं है। या तो वो पैसे लेके समझौता करेगा, या दूसरा वो क्या करेगा कि शांति से बोल रहा जो हो गया बस बैठ जाओ। तीसरा वो ये तो उसे मारेगा, तो वो भी अपराधी बनाने लग रहा, अपराधी न्याय नहीं अपराधी बना दिया एक निर्दोष को, समझ रहे? चलो, अब जब ये तीनों काम में तो कोई भी एक काम हो जाएगा तो इस विश्व का सबसे महंगा न्याय हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अन्याय ही होगा हमारे साथ, तो जो है इस हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूँ, एक आम आदमी तो चैलेंज कर ही नहीं सकता है किसी को हाई कोर्ट में, या एक नौकरी पेशे वाला आदमी, या एक दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि 2 दिन तो इलाहाबाद जाने के लिए चाहिए, 2 दिन आने के लिए चाहिए, 1 दिन वो तारीख लगाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी है, या कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, या कोई दिहाड़ी मजदूर है, कुछ भी है, किसान है, 5 दिन तो उसके 1 तारीख में ही चले गए। यहाँ समझो एक बात, मानने की बात, 1 दिन उसे जाने में लगा, 1 दिन उसे आने में लगा, 1 दिन वहां लगा, और रेल की फीस और वकील की फीस और पता नहीं कहीं कहीं की खान पान रहन सहन, 3 दिन में पैसे लगे। मानने की बात, फॉर एग्जाम्पल उसके 4,000 रुपये लग गए, 5,000 रुपये लग गए, 3 दिन की मजदूरी तो छुट गई, वो भी तो लॉस ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो डबल बर्डन पड़ा ना उस पे। तो ये आपकी जुडिशियल सिस्टम है। इस तरीके से तो गरीब आदमी आज कभी तक हमें हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं मिला, मैं पूछना चाह रहा सरकारों से। हाई कोर्ट की बेंच में तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर राज्य
क्यों मांग रहे हैं हम राज्य? अगर हमारे दौरे सारी चीज होती, हम बोल भी नहीं सके थे, जनता हमें स्वीकार ही नहीं करे थी इस चीज को। तुमने वे मौके दिए ने हमें, हम आपका विरोध करें, आपने कोई दी नहीं आज तक। बेंच एक चीज और, पहले आगरा में हाईकोर्ट था अंग्रेजों के समय में, तो जैसा 1857 का क्रांति हुई हमारे क्षेत्र में, तो आगरा से जो कोर्ट था वो ट्रांसफर कर दिया था इधर, मतलब उस साइड। क्यों कर दिया था? बोले बहुत मजबूत क्षेत्र है, इन्हें तुम इन पे हमारे पे मुकदमे गिर दिए थे बहुत लोगों पे, तो बोले इन्हें मुकदमे में तोड़ो, तो हमें फिर वहां मुकदमे में तोड़ दिया था। इलॉजिकल बात लग सके, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं सही डाल कर नहीं पा रहा, नहीं लेकिन नहीं इसमें नहीं, गहराई मुझे बहुत है। लॉजिकल लग रही है ये बात, हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तो लॉजिकल। उन्होंने हमारी कमर तोड़ी, बोले दिखे तो फिर कम से कम तारीख भुगत करेंगे। वही आज की, आज वही काम हो रहा। तुम्हारी लड़ाई है। वो कहे तो कौन था, वो कहाँ का प्रधानमंत्री था एक, वो कहता है अगर समय पे न्याय नहीं मिला, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वही। और तुमने तो हमें जो हमारा भारत का संविधान कहे कि सस्ता न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, उसे भी तुमने तो धार पे धर रखा। लेकिन स्वामी जी, ये डिमांड तो कहीं ना कहीं वकीलों की तरफ से आनी चाहिए, ये डिमांड आपकी तरफ से क्यों आ रही है? वकीलों की तरफ से भी आनी चाह, और वकील 50 साल तक कर भी रहे, लेकिन जनता की तरफ से भी तो, जनता को भी तो देने पीछे। वकील तो कमा रहे, यहाँ भी कमा रहे वकील तो, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट तो वो जो है उस पे गिर रही ना जनता पे। भाई मानने की बात ना हो, हाई कोर्ट वकील तो यहाँ का वकील पैसे लेकर के लड़वा देगा, उसे क्या अपने करते देने, लेकिन जनता को देने ले पीछे तो अपने करते, तो इफेक्ट किसे गिर रहे? जनता को गिर रहा, तो फिर जनता ही आपकी आगे तो फिर। और मैं वो सोच रहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हाई कोर्ट की बेंच क्यों नहीं मिली? कितनी हमारे प्रति इन लोगों का मानसिक घृणा बढ़ चुकी, क्षेत्रवादी मानसिकता के कितने बड़े लोग हैं। नहीं स्वामी जी, मैं इसमें कहीं ना कहीं दोष जनता को भी देना चाहूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको मिलता वही है जो आप मांगते हो। आज हमारे क्षेत्र की जनता ही सिर्फ दो आधार पर वोट देती है, या तो जाति के या धर्म के। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका एक कारण है। कब हमारी हमारी जनता कब सड़कों पर निकली कि हमें हाई कोर्ट चाहिए? मैंने तो नहीं देखी। तो ये भी एक कारण है। हाँ, यही कारण है वैसे तो, वास्तव में तो ठीक कह रहे हैं आप। तो स्वामी जी, कल्चर में आपके वेस्टर्न यूपी का जो कल्चर है वो हरियाणा से ऐसा बताया जाता है कि काफी हद तक मेल खाता है। तो आपका इस पे क्या टेक है? हमारा कोई मेल नहीं खाता। वे भाई पहले अलग थे, हम भी अलग थे, और आज प्रकृति ने, आज हम अलग नहीं हुई। एक लोग के 1857 में जो है अलग कर दिए थे, इस चीज की तो बात ही ना करो कि पता फिर तो हम कांधार तक थे, कहाँ तक थे, वो ना बात जिक्र करो। हमें तो प्रकृति ने हजारों वर्ष पहले बांट दिया था यमुना नदी में। ठीक है, ठीक है, हमारे उनके तालमेल मिलते रहे सब चीजें, लेकिन अंदर की बात की है, वो तो वे भी जाने और हम भी जाने। लेकिन स्वामी जी, आप अगर यहाँ से मुंबई जाओ तो आपकी बोली सुनकर आपको हरियाणा का ही बताया जाएगा। हाँ, तो इसके पीछे कारण है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिब जिब लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, तो उसमें अवधी, बुंदेली, भोजपुरी को बुलाया, रागनी और सांगनी करवाए, कहरवा, चेपल्ली और बिरहा करवाया। वहाँ रागनी और सांग और आला और ढोला नहीं हो गया कभी, तो विलुप्त होने लगे। अब रागनी तो बच रही, मार दो ले दे के थोड़ी बहुत जो भी कर रही, ब्रज में थोड़ी आला भी बच रही है। हाँ, थोड़ी बहुत बच रही ना। कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं भी लोकगीत और लोक नृत्य में रागनी और सांग का जिक्र नहीं कर रखा। और आप हमारी नोएडा में आकर के फिल्म सिटी बना रहे, जो हमारे लोकल के कलाकारों को 8-10 करोड़ लोग सुने। जब उत्तर कुमार ने जो है फिल्म बनाई धाकड़ छोड़ा 2004 में, जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था पैसे कुमार के मामले में भी। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और ये आसपास के जितने भी राज्य हैं ना, ये सब उसे सुनक रहे थे, राजस्थान तक के। और मैं तो ये भी देखा, विदेश में कुछ लड़के रह रहे हुए नुके, हम तो उनकी वीडियोस दिखा दिखा के अपने बच्चों को बतावे, बुग्गी होकरे थी, ये सूट सिलवार होकरे था, ये वो होकरे था। भाई एक लोकल का कलाकार ही तो हमें जोड़ रहा, तब यहाँ बाहरी लोगों को लाके लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को भी तो बताओ, तुमने कौन से कलाकार को बुलाया? हमने तो बिना प्रोत्साहन के देहाती इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया।
लेकिन आपने तो उस प्रोत्साहन को नहीं मानना, आपने तो कभी कुछ करा ही नहीं और तोड़ने का तो काम करा। आज हम कह दें उत्तर कुमार को हरियाणवी कलाकार बता रही, रेणुका को जो है हरियाणवी कलाकार बता रही, उसे हरियाणवी कलाकार बता रहा, वो अपने आप को वो तो बतावेंगे, मजबूरी थी उनकी बताने की। जब प्रोडक्शन हाउस आपके जो है हरियाणा में हो गए तो वहां का प्रोड्यूसर नु थोड़ा कह देगा पश्चिमांचली फिल्म, पश्चिमांचली कलाकार, वो तो नु कहेगा पहले तो जो हरियाणवी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अगर आप 2012-13 से पहले की वीडियोस उत्तर कुमार की फिल्म देखोगे तो पूरा कल्चर मारे वाला है, लेकिन उसके बाद सारा कल्चर बदल गया। तो स्वामी जी, क्या आपको इस चीज से भी तकलीफ है जब आप बाहर दूर राज्यों में जाते हो और आपको आपकी बोली के आधार पर हरियाणवी बताया जाता है, क्या उस चीज से भी आपको तकलीफ है? घनी दिक्कत है। जब मैं कालू का हूं तो मुझे कालू का कौन है, सुनील का नील का क्यों बता रहे तुम? उनका बेचारों का अपना कल्चर है, हरियाणा वालों का अपना एक महान कल्चर है, हमारा अपना महान कल्चर है। हमने तो इस भारत को बहुत कुछ दिया, आप यकीन नहीं कर सकते जो जो चीजें हमने इस भारत को दे रखी। हम जी भी तो गर्व करें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसा क्या क्या दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? हमने तो देखो, पहले तो हमें कि कहा जा व्यंग का सजा कि कल्चर के नाम पे थारा एग्रीकल्चर है। हम बताओगे हमारे ते मिलो, हम किए हैं? हम वे हैं जब चीन, रूस, अमेरिका की जो वे पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी, जब वहां नहान पैरण खान का नहीं पता था कुछ भी, उस समय एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मानव का विकास हो रहा था इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यू वही क्षेत्र है जहां श्री कृष्ण ने जन्म लेने की इच्छा जताई, यू वही क्षेत्र है जहां कौरवों ने अपनी राजधानी बनानी, यू वही क्षेत्र है जितने धर्म इस भारत में है, यहूदी और पारसियों को छोड़ करके सारे धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। हम वही तो क्षेत्र हैं 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों के जो है ताले बेड़ दिए थे एक डाल के, वो तो घर के जयचंद ना होते तो के पता किक्के करते, हमेशा डरे इस क्षेत्र थे हम। यू पश्चिम उत्तर प्रदेश ही वो क्षेत्र है जिसने जो है इस भारत को के इस विश्व को जो है मिठास दिया। गन्ना शुगर बाउल है हम लोग, लेकिन तुमने तो आज हमारी शुगर ही खारी कर दी, वही नमकीन कर दी तुमने तो आज। ठीक है ना भाई, मामला यू है, ये क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है यो हमेशा से अलग था, अलग है, अलग रहेगा। हमें किसी से ना जोड़ो। हमारा एक अपना रिच कल्चर था, हमारे यहाँ का पहनावा अलग था, किसी और का पहनावा अलग था, हमारा खान पान, माइग्रेशन हम मान सके कि हमारा माइग्रेशन हुआ उधर थे, राजस्थान थे, फिर हरियाणा थे, ऐसे वो तो फिर हम जो है कि पता कहाँ कहाँ थे हमारा माइग्रेशन होता हुआ है। पिछले ना झंडे ठाओ, देखो कि कई सौ साल पहले का क्या इतिहास रहा। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं आपके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। बिल्कुल है। पर एक सवाल है मेरा, किसके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है इस देश में? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से 5 लोग ला करके खड़े कर दूं, तो क्या आप उनके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं करेंगे? क्या आप उनको देखकर बता पाएंगे उसमें से सिक्किम से कौन है, अरुणाचल से कौन है, त्रिपुरा से कौन है, मणिपुर से कौन है और मिजोरम से कौन है? क्या आप हाँ न तो वे मेरे टच में है। मैंने तो आपको एक बात बताई कि स्टेटहुड की भावना भी उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। पूरब का आदमी हमें नहीं पहचान पा रहा क्योंकि कई सौ किलोमीटर पड़े, तो हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? लेकिन उत्तर भारत के बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली तक का हम लोग ये बता सके कि इस राज्य का है। ऑलमोस्ट 100% तो हम भी नहीं कह रहे, कश्मीर तक का हम बता सके कि वो आदमी यहाँ का है। लेकिन हमें क्यों नहीं पहचान रहा कोई आदमी? हम इसी उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं और यही उत्तर प्रदेश का आदमी हमें नु के इलाहाबाद और लखनऊ जाके कि भैया हरियाणा से हो क्या, दिल्ली वाले हमें के हरियाणा से हो क्या, उत्तराखंड के हरियाणा से हो क्या। समझ रहे आप? और हरियाणा वाला तो भैये के हैं, हमें टोंट कसे हमारे पे। पंजाब में भी यही। वे भी, और विदेश जो हम देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अगर हमने उत्तर प्रदेश का खुद को बता दिया तो शर्म महसूस करे, लेकिन हरियाणा वाले को अगर हरियाणा का कह दिया तो गर्व महसूस करे।
ऐसा क्या है कि वे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के होने पे गर्व महसूस नहीं कर रहे? कुछ तो रहा होगा। बिल्कुल है, उसकी नदियों में जहर नहीं है, आपकी में है, इसलिए कुछ उसको गर्व भी है। नहीं, गर्व तो हमें भी है। और ऐसी बात नहीं है कि गंदगी केवल हमारे क्षेत्र में है नदियों में, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन जहां तक हमारे हाथ पांव दौड़ाए जा सके हम वहां तक काम कर सके। स्वामी जी, ये जो आपके कुछ मुद्दे जितने मुझे समझ में आए अभी, एक कल्चर का, एक आइडेंटिटी क्राइसिस का, हेल्थ का, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, एम्स का, हाई कोर्ट का, क्या ये मुद्दे बिना स्टेटहुड की मांग किए पूरे नहीं किए जा सकते? क्या इसके लिए एक अलग राज्य बनाना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? 78-79 सालों में तो ये आज तक हुए नहीं, तो विकल्प तो केवल राज्य ही दिखे हम लोगों को कि विकल्प केवल और केवल राज्य है। और हम जो है, जब हमारा एक बार राज्य हो जाओ, जैसे हम सब्सक्रिप्शन ले लें ना किसी चीज का, तो उसमें हमें सारी फैसिलिटीज मिले। लेकिन अगर हम किसी ऐप को ऐसे यूज कर रहे हैं तो बस हमने वीडियो एडिट कर ये हो गया। लेकिन जब हमने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो तो उसमें सारे सारी प्रीमियम सुविधाएं प्रीमियम फीचर्स अनलॉक हो ऑटोमेटिक जाते ही हैं। मिले, हमें नू नहीं सिलेक्ट करना, ये भी चाहे ये भी चाहे, सब कुछ मिल जा। जी जी जी। जब राज्य बन जाएगा तो केंद्र सरकार को एम्स भी देना पड़ेगा, हाई कोर्ट भी देना पड़ेगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी देनी पड़ेगी, आईआईटी भी देनी पड़ेगी, आईआईएम भी देनी पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज भी देने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी सब कुछ देना पड़ेगा। तो फिर सब्सक्रिप्शन लेने में फायदा है। पर स्वामी जी, ये जिस सब्सक्रिप्शन की आप बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीट्स लेके आता है वही केंद्र में अपनी सरकार भी बनाता है। तो जब आप वेस्टर्न यूपी को अलग स्टेट बनाने की मांग करते हो, तो आपको क्या ऐसा लगता है जो केंद्र में सरकारें हैं, जिनकी सरकार बनना ही यहाँ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से तय होता है, वो आपकी इस डिमांड को कभी भी जीवन में एक्सेप्ट करेंगी और आपको एक अलग राज्य बना करके देंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? पहली बात तो हमने ठेका नहीं लिया प्रधानमंत्री बनाने का, हमारे ही सिर पे बोझ नहीं है कि हमें ही बनाना है। दूसरी बात, यही केंद्र सरकार थी और यही उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड तक, और भी लोकसभा सीट थी, फिर तो 80 से भी ज्यादा होगी, या नहीं मानते? जब उन्होंने वो बना दिया तो इसे क्यों नहीं बनाओगे वे? आंध्र प्रदेश भी तो पूरा था, वो भी तो प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाता होगा। ये उन्होंने तो उसमें से तेलंगाना भी काटा। सब होगा, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ होगा। आपका संगठन जमीनी स्तर पर क्या कार्य कर रहा है आपकी इस मूवमेंट को और स्ट्रांग करने के लिए? हम लोग आंदोलन वाहकों का निर्माण कर रहे हैं, जो कि गांव-गांव में जाके इस विषय को समझाएंगे और समझा भी रहे, लोग देख भी रहे इस चीज को। ठीक है, तो हम लोग निरंतर जो है बढ़ रहे हैं इस शो, और हमें रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा। और देखो, एक शिक्षा का रह गया एक पॉइंट, मैं अगर शिक्षा पे बात करूं आप समझ जाओगे नहीं, कि मैं आपसे पूछने ही वाला था, पर आपने पहले ही बोल दिया। मेरा सवाल आपसे अगला यही आ रहा था कि आपको क्या ऐसा नहीं लगता इन सारे मुद्दों से ज्यादा जरूरी शिक्षा और रोजगार आज की डेट में मुद्दे हैं? देखो, शिक्षा का मामला तो यूं है, ये भी अगर आप देखोगे, जो मैं फैक्ट बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि कितना क्षेत्रवादी मानसिकता तक काम करे गया। इस उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलग करो क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। हम 6 यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मुझे एक का नाम बता दो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो। चौधरी चरण सिंह शायद। स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। 37 स्टेट यूनिवर्सिटी है, मात्र 6 स्टेट यूनिवर्सिटी हमने दी। क्यों भाई, पढ़ने वाले सारे होंगे ही है, इंगे पढ़ने वाले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। है? चलो, हमने यहाँ भी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, जी प्रोफेसर बनने का पैमाना नेट जेआरएफ है, और आप पूरब के हो, आपने भी वही दिया और मैंने भी वही दिया, और हम दोनों प्रोफेसर बन गए। सवाल वही तुमने हल करा, वही मैंने करा। वे कौन लोग हैं जो इस चीज का निर्धारण कर रहे हैं कि वाइस चांसलर बनने के लायक एक पूरब का आदमी है, ना कि हम? और तो उसका परिणाम देखने को मिला कि 37 स्टेट यूनिवर्सिटी में तो मात्र 2 स्टेट यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, बाकी 35 में वे सब है। कौन बैठा उन जो इंटरव्यू ले रहा है या कुछ कर रहा, कौन लोग हैं? कोई मुझे बताओ तो। सारे विभाग आपने वहां दे रखे, तो ये ध्यान तो नहीं गया आज तक लोगों का कि यहाँ भी जो है इतने सक्षम प्रोफेसर है वे वाइस चांसलर बन सके, उन्हें ही क्यों बनाया आज तक? और रही रोजगार की बात,
हम तो अपने को जीव संपन्न मानते जो हमारे घर के दौरे रोजगार होता, घर के दौरे इन द सेंस कि हमारी रेंज में। नहीं, नोएडा आपकी रेंज में है, उत्तर प्रदेश में भी आता है, गाजियाबाद आपकी रेंज में है, आपके वेस्टर्न यूपी में ही आता है। वो तो आपने खुद बताया, नोएडा और गाजियाबाद को आप वेस्टर्न यूपी में ही काउंट करते हैं। हाँ तो बताने लग रहा वेस्टर्न यूपी का ही। अगर इतना कुछ हमें रोजगार मिला तो हमारे लोग जो है हरिद्वार में धम सिंह नगर में क्या करने जा रहे, सहारनपुर का बिजनौर का आदमी रोजाना टेम्परेरी माइग्रेशन करता है, रोजाना आता है रोजाना जाता है। शामली का कैराना क्षेत्र, बागपत का खादर क्षेत्र, हरियाणा सोनीपत पानीपत जा रहा, मात्र 12-15 हजार की नौकरी करने, एक बाइक पे 5-5 आदमी टीपन टांग के जा रहे लड़के, वो भी हमारे ही राज्य है जहां हमें मिल रहा। नहीं, उससे आगे दिल्ली में एक बहुत बड़ी भीड़ रोजाना सुबह को जा रही, वह कैसे जा रही भाई? 15-20 हजार की नौकरी करना दूसरे राज्यों में। 3 राज्य तो ये हो गए। और जो लोग दावा करें कि नोएडा में गाजियाबाद में हमें रोजगार के हब दे दिए, रोजगार के हब दे दिए, वो उन्होंने मजबूरी में दिए, उनकी ना इच्छा थी यहाँ एक फड़ी भी फोड़न की। कैसे? जब कोई भी विदेशी आदमी होगा, कोई भी विदेशी जो भी इन्वेस्टर वगैरह होगा, कंपनी वो होगी। हमेशा भारत की राजधानी में ही अपनी कंपनी को सेट करना चाहेगा, क्योंकि वहां पे गारंटी भी है, कनेक्टिविटी भी है, पावर भी है, सारी चीजें उसे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली में तो भीड़ बन गई, दिल्ली तो पूरी खोखली हो रही है। अगर समरसीबल करने लगे तो पता लगा मेट्रो में जाके वो मशीन चली गई, इतनी खोखली दिल्ली होगी। तो उन्होंने सोचा सरकार ने कि एक काम करो, दिल्ली को थोड़ा बढ़ाओ इसका एरिया अनऑफिशियल तरीके से, और नोएडा गाजियाबाद को विकसित करो। उन्होंने नोएडा गाजियाबाद को 180 डिग्री में नहीं करा, उन्होंने दिल्ली को 360 डिग्री एंगल में विकसित करा। कैसे करा भाई? उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद भी बनाए, उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद भी बनाए। तो अगर हम ये मान ले कि केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोजगार अब बनाया, तो हम कह सके थे भाई बहुत बढ़िया यार, तुमने हमारे बारे में सोचा, तुमने तो 360 डिग्री एंगल में दबाव में ही काम करा, ना कि खुशी खुशी में। और फिर रोजगार का भी यहाँ का सुन लो मामला, हमारे लोगों को तो रोजगार यहाँ देते ही नहीं, यहाँ को तो ब्लैक लिस्टेड कर रखा, क्योंकि डोमिसाइल नीति तो यहाँ है नहीं। जिन लोगों ने जमीन दी उन्हें तुम नौकरी नहीं दे रहे, उन्हें तुम नुको ये तो बदतमीजी करें तो नू करें, उन पे ब्लेम लगाओ। वो ब्लेम गलत लगावे, क्योंकि जो बिहार का पूरब का आदमी वो 8-10 हजार की नौकरी कर सके, लेकिन इधर का आदमी 15 तो तड़े तो हाथ ही नहीं धरे। तो वो एक मजबूरी बनी, इस वजह से ही तो हुआ। और आज भी हमें ब्लैक लिस्टेड कर रही, केवल एक नैरेटिव सेट करके कि ये तो बदतमीज है। तुमने हमारी भाषा को बोलने को बदतमीज कहना चालू कर दिया। मैं अगर नू कह रहा, मैं एक जगह जा रहा, मैंने उसे केले वाले को कहा, मगर ताऊ के भा दिए केले, बोले 60 रुपए दर्जन। मगर तन्ने तो हदी कर दी बिल्कुल। हमारा तो लैंग्वेज है या बिल्कुल प्यार की लैंग्वेज है, मगर ते तो बिल्कुल हदी कर दी। बोला तै तो किसे कहा, तै तो किसने कहा, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा। मगर तझे कहा, बोला तझे किसे कहा, तझे किसे? वो इतना पीछे पड़ गया, बोला केड़े नहीं है यहाँ जा। यानी हमारी भाषा है या भाई, हम कुकर बोल रहे, हम अपनी मम्मी को जो है, चलो पापा को तो हम आप तुम कर ले, मम्मी को अरे कहाँ है, समझे, बीर कहाँ गई, तो ये हमारी प्यार की भाषा है। हम कह रहे हमारे बापू हमारी बात नहीं मानता, हमारा बापू हमें वहां लेके नहीं गया, तो कोई गलत शब्द थोड़ा है यू। पहले तो ऐसा भी रहा कि हमारे पापा ने अपने पापा को यानी हमारे पापा को चाचा कहा। आपने पता नहीं सुना नहीं सुना इस चीज को, हमारे क्षेत्र में अपने पिताजी को पिताजी नहीं कह रहे थे, चाचा कह रहे थे। फिर अपनी माँ को बोबो कह रहे थे। हाँ, सुना होगा ये तो सुना है। दादी माँ बोबो, बाबा को चाचा और भाई भी कहते, समझ रहे? तो ये तो यार हमारी अपनी टेंशन है, हम के वर्ड सिलेक्ट कर रहे, ये हमारे प्यार के वर्ड है। ये आप कौन हुए निर्धारित करने वाले कि नहीं आप ये बोल लो, हम क्यों बोल ले? अर्जुन सी हिंदी भारत बोल रहा है आज, जिस पूरे भारत राष्ट्र में आज आधुनिक हिंदी बोलने जा रही है, वह कोरवी भाषा की देन है। ये दिया हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश को।
तो स्वामी जी आपने पहले बताया आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होने पर गर्व है। बहुत ज्यादा। तो आपने आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देश को ऐसा क्या-क्या दिया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस देश को ये दिया है, अगर हम बात करें चीन, रूस, अमेरिका जैसी सभ्यताओं की, तब तक तो उन्हें रहन खान नहान का भी नहीं पता था। जिस समय एक सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा था, मानव का विकास यहाँ हो रहा था। ये वही क्षेत्र है जिसने इस भारत को आधुनिक हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं दी। ये वही क्षेत्र है जिसने इस भारत को 1857 की क्रांति में अनेकों बलिदानी दिए, जिन्होंने इस पूरे देश के नाम का बलिदान दिया। ये वही क्षेत्र है जिसने इस पूरे विश्व को, भारत को जो है शुगर दिया, मिठास बांटी सब है। ये वही क्षेत्र है जिसमें श्री कृष्ण ने जो है जन्म लेना पसंद करा। ये वही क्षेत्र है जहाँ कौरवों ने अपनी राजधानी बनाई और सबके सब धर्मों ने इसे अपना पवित्र स्थान मानना। अगर हम बात करें, हिंदुओं के तो अनेकों स्थान है, कृष्ण भूमि मथुरा हो, हस्तिनापुर हो, बरनावा हो, कोई भी हो। मुस्लिमों का क्या है? मुस्लिमों का कांधला शरीफ है, देवबंद दारुल उलूम है, और थॉट्स ऑफ स्कूल में आता है देवबंद थॉट्स ऑफ स्कूल। वो 56 इस्लामिक कंट्रियों में तो बहुत सारी ऑलमोस्ट कंट्री से एक्सेप्ट कर रही। अगर हम बात करें जैनों का, तो जैन धर्म के 15वें 16वें 17वें तीर्थंकर हस्तिनापुर में जन्म लिए। सिख धर्म की बात करें तो सिखों के पंच प्यारों में तो एक पंच प्यारा हस्तिनापुर में जन्म हुआ। बौद्ध धर्म के अनेकों जो है उनके साथ जुड़े हुए रहस्य हस्तिनापुर में। कौन रह गया? क्रिश्चियनों का अपना एक माता मरियम सरधना में एक चर्च है जहां देश विदेश से लोग आते हैं और बहुत पवित्र स्थान मानने। तुम्हारा पश्चिम उत्तर प्रदेश तो यूं है, हमने रागनी सांग दी इस भारत को, और के चाहे इस भारत को। स्वामी जी एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए बनाए जाते हैं, वो मुद्दे होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2014 पे वापस जाते हैं, 2013-14 पे जाते हैं, जब नारा दिया गया था अब की बार मोदी सरकार। तब कुछ मुद्दे ऐसे ही उठाए गए थे भाजपा द्वारा, जैसे कि इसके बाद 2 बच्चों का कानून आ जाएगा, इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। उसी तरह 2019 पे आ जाइए, अब एनआरसी आ जाएगी। लेकिन चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद इनकी कोई बात नहीं करता। लेकिन इनसे चुनावी फायदा जरूर मिलता है, जो कि भाजपा को भी मिला। वो जीती, 2013 में भी जीती, उसके बाद 19 में भी जीती। तो आपका ये जो पश्चिमांचल का मुद्दा है, कहीं ये एक लाइमलाइट में आने का मुद्दा और बनाया गया मुद्दा तो नहीं? क्या आपको लगे कि अलग राज्य बन जाएगा? मेरा सवाल एक है बस तारे पे। जनसंघर्ष किया जाए तो बिल्कुल बन सकता है। शायद भारतीय इतिहास में बने भी बहुत सारे बने हैं, कोई 14 से 28 भी बने, 29 भी बने। बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है। तो यूं भी नामुमकिन नहीं है, यूं बनेगा और बहुत जल्द दिखेगा भी कि हाँ बन गया। ये बनेगा, ये भी से लाइमलाइट में कह लो, कोई कुछ ही कह लो। हाँ भाई, साफ सुथरी बात है, लालच है, सब लालच है इस चीज का, हमें भी लालच है। हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतिहास में नाम दर्ज करवाना, हमें जो है इस क्षेत्र के लिए काम करना जीवन भर, इसके कल्चर के नाम के म्यूजियम बनवाने, हमें वो सब चीजें संजो के रखनी जो हमारे बड़े शायद कहीं चूक करके चले गए। मैं संस्कृति का ढिंडोरा पीटता फिरूं, नू रागड़ी, नू सांग, नू फलाना ढिंडोरा। पहले मेरे पाँव है में, और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ इन चीजों में। कहो तो गा के भी सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ कौन सी? जो आप सुना दे हमारे लिए तो हमारे लिए तो सब कुछ ही नया है। भगत सिंह की सुन ले। हाँ बिल्कुल। भगत सिंह जी जो है जेल में थे, तो अंतिम दिन चल रहे थे उनके जो है फांसी के। तो उनकी माँ जो है जेल में जाती है, और जेल में जाकर के भारी माँ होती, तो नू कहती बेटा ते के कर दिया यू, नू ना करे। उसकी माँ कह रही कि डरना नहीं तजे। तो रागनी एक ऐसा माध्यम था कि अपनी भाषा में लोगों तक भाव प्रकट करने, हम बॉलीवुड सॉन्ग्स में नहीं इन चीजों को दिखा सकते, हम अपने लोकल की लैंग्वेज में ये सब चीजें दिखा सकते। तो क्या कहती है, सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में,
अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में ओ, सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे ओ, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बड़ाई तेरी करा करेंगे, शेर की माँ मन कया करेंगे, शेर की माँ मन कया करेंगे इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में ओ, भगत सिंह कद जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में। हिंद में तेरे गीत सुन के ओ, हिंद में तेरे गीत सुन के कद तेरी माँ में जरूर बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी ऐसी संतान ने। भगत सिंह कद जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान वाह में। जी वाह। तो हम तो जाने, हमारे में तो कोई घड़े पे गुआ लो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी ढाल की। अगर कुछ कह रहे तो ग्राउंड पे हमें है उसमें, जीव हम अगली बात कह रहे। ग्राउंड से एक और सवाल आगे है मेरा, उसके बाद इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे। वो ये है, अभी ग्राउंड पे आपकी एक्चुअल जो एक्टिव वर्कर्स हैं या एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है और किन किन जिलों में आप लोगों का होल्ड है? और आगे 2027 में जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस है, उसके लिए आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? किन चीजों का आप विरोध करेंगे, किन चीजों का आप समर्थन करेंगे, या आपकी जो भी रणनीति रहेंगी वो हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। भाई इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और 1400 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर प्योरली हम लोग बात करें, क्योंकि कुछ लोग तो जो है टाइम पास करने वाले एक जी हम भी जुड़ना चाह रहे हैं, वे घर होते लिकड़ते तक भी नहीं। तो जैनवन आदमी हमारे पास संख्या 400 से 500 है, ठीक है। अब ग्राफ बढ़ने लग रहा, उनमें से भी कुछ निकालने लग रहे हम लोग, क्योंकि हमें क्वांटिटी चाहती ही नहीं, हमें तो क्वालिटी वाले लोग चाह। बस हमें जागरूकता फैलानी, पहले अभियान में आंदोलन में खुद करेंगे, ठीक है। जिब जा सारी चीज उन्हें बताओगे, तमें यूं नहीं मिला, तमें यूं नहीं मिला, वे आपको इन्हें नेता होते सवाल करेंगे। बिल्कुल। और जो गुलाम है उन्हें कुछ भी समझा लियो, उसका जाकत भी मर्जी, वो जिब नहीं समझे, हम्म। क्योंकि उसे तो चाटुकारी तक करनी। तो हमारा जो रणनीति है 2027 में, राज्य का तो है ही, लेकिन जो उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाली है वो स्वास्थ्य, जल और नदियां रहने वाली है। और इसका आपको अच्छा खासा असर दिखेगा, बहुत अच्छा खासा असर दिखेगा, ये ध्यान रखना। स्वामी जी, आपसे प्रेरित होकर, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ और मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, पहले कुछ बनाई भी हैं। तो मैं आपको एक आश्वासन देना चाहूँगा, आपसे प्रेरित होकर आगे फ्यूचर में, अभी नहीं, मैं टाइम भी नहीं बता सकता, पर ये जो हिंडन नदी वाला मुद्दा है, मैं इस पे ज़रूर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना चाहूँगा। नहीं तो हमारा क्षेत्र मर जाएगा अगर यूं नहीं जागा। वास्तविकता में आपको एक बात बता रहा, जिसका जावे पता तो उसे लगे, ठीक है। उसे पता लगे सारी चीजों का, तेरा गया नहीं गया, किसी का 10 जाकत हो चाहे 20 हो चाहे 1 हो, मरा कोई तो उसे उसका पता लगे। अगर हमारे क्षेत्र को नहीं बचाया तो एक इमरजेंसी टाइप जो हो जाने वो होएगा। और या इब पता कि लोग ने सोचे कितनी बड़ी बात कर रहा, यू की बात बताने लग रहा है, ऐसा कुछ होगा 2026 में। आज तारीख कितनी? 20-21। आज 21 फरवरी 2026 में हम नोएडा में बैठ करके पश्चिमांचल की भूमि पे मैं आज एक दावा कर रहा, अगर ये चीज नहीं कंट्रोल में होगी 3-4 साल में आपको स्लो जिनोसाइड और हैवी जिनोसाइड दिखेगा, ये बिल्कुल गारंटी के साथ है। नहीं, मुझे तो रियल थ्रेट लग रहा है, क्योंकि ये तो भविष्यवाणी भी कही जाती है कि अगली जो वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर 3, उसका कारण जल ही बनेगा। और एक चीज और, जो उनसे ज्यादातर धर्म को आगे डारे ने, वो एक किसी बढ़िया पता नहीं कौन था, उन्होंने लिखा था, नाम तो याद नहीं रहते पर पढ़ ले तो वो याद रहे।
उन्होंने उसमें लिखा था कि गांव में बाढ़ आई, पानी ज्यादा हो गया, तो हिंदू मुस्लिम या और बिरादरी जितनी उसमें है वे सब की सब जो है मंदिर पे जाके बैठी ऊपर। और जब पानी खत्म हुआ सब अपने मोहल्लों में चली गई। तो इससे पता चला कि आपदा जो है जात धर्म सब भुला दे, वो क्या है कि वो सभी इकट्ठा कर दे। और शायद आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है बिल्कुल कि जात और धर्म को भुला करके आप आगे आओ। क्षेत्रवाद शायद ज्यादा बेस्ट है जातिवाद और धर्मवाद थे, क्योंकि यहाँ जन हानि और मान हानि, जन हानि और माल हानि बहुत कम है, बहुत शून्य के बराबर है। तो हमें इस चीज को जानना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं जानेंगे, पहली बात तो मैं फिर बताऊं, ना तो कोई जाति का नेता होता, ना कोई धर्म का नेता होता। सबकी इनकी एक अपनी जाति है, नेता की तो अलग जाति होती अपनी इनकी एक जाति है। इनते बचो, इनते सवाल करो, सवाल नहीं करोगे तो फिर जो होना वो तो होकर ही रहेगा। नितिन जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा भाई धन्यवाद, और तुमने अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी बात उठवाई। नहीं, इसके आपसे लिए बात करके मैं भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ और जितना होगा हम भी लोगों को जागरूक करेंगे। पर आगे भी हम आपके अभियान से भी जुड़ना चाहेंगे ये और संघर्ष नहीं चलता रहेगा। और कोई इस चीज का भ्रम ना रखे कि वो जो है कि इतने बड़े बड़े आलियर कुछ नहीं करके गए। मैं कल भी एक वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, मैं कहा जो है मैं नू नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सब कुछ हो जाएगा या मैं एक सिस्टम में परिवर्तन ले आऊंगा, लेकिन एक कहानी है जो कि 1 मिनट की। मैं आज फिर एक बात बता दूं कि जंगल में आग लगी थी, पक्षियों के जो है घर जलन लग रहे थे, सारे पक्षी आकर के एक डाल पे बैठे, लेकिन एक चिड़िया थी वो चोंच में पानी भर के ला रही थी और आग पे गिर रही थी। कग्गा कग्गा हंस ये सब मोर वोर कहने लगे तू पागल है कि तेरी चोंच के पानी तो आग बुझ जाएगी। अरे भाई जो होगा हो गया। बोली मुझे पता मेरी चोंच के पानी तो आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब कभी एक कोई नाम लिया जाएगा इतिहास के पन्नों में तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आवेगा, ना कि थारे की डाल अपने घरों को जलता हुआ देखने में। तो वही बात है, आज हमारे घर जल रहे तो हम उन्हें देख के चुप तो नहीं है, हम बोल तो रहे, संतुष्टि तो है हमारे भीतर। बस यही बात है। बिल्कुल। नितिन जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताना चाहेंगे ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहें वो आपसे जुड़ सकें? मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो नितिन स्वामी पश्चिमांचली के नाम पे है और संगठन का PVPORG यानी पश्चिमांचल विकास परिषद के नाम पे है। आप लोग जुड़े, लेकिन लॉयल और जेन्युइन लोग जुड़े, वहां भीड़ नहीं चाहती, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा नितिन जी, धन्यवाद। पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक जय है। हिंद। ठीक है।